नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और चुनाव का समय है, सुबह सुबह का वक्त है। अभी से आधा घंटा 45 मिनट पहले चुनाव यानी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीसरा फेज आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव यानी जनरल इलेक्शन। और इसमें क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर हम पूरा ये कवरेज आपके सामने लेकर आए हैं और पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लगातार लोकसभा चुनाव 2019 में 93 सीटों, जिन 93 सीटों पर आज मतदान है, उन 93 सीटों का क्या सूरत हाल था। बीजेपी को उस समय 71 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 4, अदर्स के खाते में 18 सीटें गई थी। ये 2019 का लोकसभा चुनाव, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट। और आज जो हो रहा है, इसका रिजल्ट अब 4 जून को आना है। तीसरे फेज का मतदान आप जानते हैं, पहला फेज 19 अप्रैल को हुआ, दूसरा जो है वो 26 अप्रैल को, और 26 के बाद 7, एक गैप के बाद लगभग 10-11 दिनों का गैप, इसके बाद आज फिर से मतदान। गर्मी का मौसम है, अगर आप जिस एरिया में हैं और आपके एरिया में अगर वोटिंग हो रही है, वोट देने जा रहे हैं, तो एक पानी का बोतल जरूर रखिए और पानी जरूर लेके साथ में लेके जाइए। और हालांकि क्लेम है, कहना है इलेक्शन कमीशन का कि हम बूथ पे पानी की व्यवस्था किए हुए हैं। अगर बूथ पे पानी की व्यवस्था है तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा चले आगे बढ़ते हैं और कुछ जो आज हो रहा है, इसमें क्या कुछ है नया, ये सब आप तक पहुंचाएं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथी, और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो आप जैसा देख रहे हैं कि 11 राज्य और 93 सीटें, 11 राज्य और 93 सीट्स। इन 11 राज्य और 93 सीट्स में से 72 सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं, यानी सामान्य कैटेगरी की हैं। 72 सीटें, 11 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं और 10 सीटें अनुसूचित जाति की हैं। एसटी की यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की 11 सीटें और एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट की 10 सीटों पर मतदान। इसके अलावा 72 जनरल। उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो उम्मीदवार जो हैं इस फेज में 1331 उम्मीदवार हैं मैदान में। 1331 उम्मीदवार मैदान में हैं। उसके अलावा कुल वोटर कितने हैं, आपको बता दो, कुल वोटर 17 करोड़ 24 लाख कुल वोटर हैं। इस फेज में 17 करोड़ 24 लाख कितने निकल के आते हैं ये देखना होगा। मगर इनमें पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या भी आप तक पहुंचा देता हूं। पुरुष जो हैं वो 8 करोड़ 85 लाख और महिला 8 करोड़ 39 लाख, 8 करोड़ 39 यानी 39 लाख महिलाएं हैं। और मतदान केंद्र इस फेज के लिए 93 सीटों के लिए बनाए गए हैं 18.5 लाख, 18.5 लाख मतदान केंद्र। और एक आंकड़ा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आंकड़ा यह कहता है कि 39, जी हां 39, 39,599 मतदाताओं की उम्र 100 साल से पार है। इस फेज में लगभग कह सकते हैं आप 39 या 40 लाख, 40,000, 39,599 जो वोटर्स हैं उनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। ऐसे ही 14,40,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 85 साल से ऊपर है। और हमारे यहाँ जो अभी व्यवस्था है वो ये है कि इस उम्र के लोगों के लिए उनके घरों पर जाकर वोटिंग करवाई जाती है। तो ये कुछ चीज़ें आप तक हम रख रहे हैं। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा, इस फेज में सबसे ज़्यादा भाजपा ने 82 उम्मीदवार उतारे हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार भाजपा के हैं 82, बसपा नंबर 2 पे है जो 79 उम्मीदवार जिसके हैं, और कांग्रेस पार्टी नंबर 3 पे है जिसके 68 उम्मीदवार मैदान में हैं। और गुजरात में 26 सीटें हैं। गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक सीट बीजेपी सूरत की पहले जीत चुकी है। और इसके अलावा कुछ आंकड़े आप तक ये भी पहुंचाऊं, गुजरात का जिक्र कर रहा हूं तो इसी गुजरात में सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। 266 उम्मीदवार इसी गुजरात में मैदान में हैं। और महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में, तो महाराष्ट्र की जो 11 सीटों पे वोटिंग हो रही है उसमें 258 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में है सेकंड नंबर पर। उधर 26 में से 25 सीटों पर गुजरात में, जिसमें
266 उम्मीदवार, जबकि महाराष्ट्र में मात्र 11 सीटों पर वोटिंग और जिसमें 258 उम्मीदवार मैदान में हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है, जहां आज मतदान के साथ साथ कर्नाटक का चुनाव भी समाप्त हो जाएगा, जहां 14 सीटों पर पहले वोटिंग हो चुकी है। कुल 28 सीटें हैं और बची हुई जो 14 सीटें हैं उस पर आज वोटिंग हो रही है और वहां पर 227 यानी 226 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें 201 टोटल जितने हैं 1331 उम्मीदवारों में से 241 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें भी 67 उम्मीदवार महाराष्ट्र से हैं जिन पे गंभीर, महाराष्ट्र से 67 जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये इसके अलावा एक आंकड़ा और देना चाहता हूं, 387 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा की जिनके पास संपत्ति है। तो कुछ कुछ आंकड़े आप तक रखना चाह रहा था, इस फेज में क्या कुछ हो रहा है। इन तमाम आंकड़ों को हम स्क्रीन पे थोड़ी देर में ले आएंगे, आप देखिएगा, लगातार चलते रहेंगे आंकड़े। जहां पर आप विजुअल्स देख रहे हैं वहीं पे बीच बीच में ये तमाम आंकड़े आप तक रहेंगे। आना चाहता हूं, सबसे पहले स्वागत करता हूं धनंजय कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। क्या कुछ कैसे देखा जाए, आप इस वक्त मैं जानता हूं महाराष्ट्र से बाहर हैं, लेकिन धनंजय जी, इस चुनाव में 2 फेज का चुनाव, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव भी उसी तरह जा रहा है जिस तरह ये मतदान कहें तो उसी वोटिंग कह लें, उसी तरह जा रहा है जिस तरह पिछले 2 फेज के मतदान हुए हैं? नमस्कार सब लोगों को, प्रशांत भाई नमस्कार, अमलिंदु भाई नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद ये स्थिति जो है और बुरी मुझे लग रही है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। और उसकी खास वजह ये है कि ये जो 2 चुनाव जीते जाते रहे, 2014 का चुनाव तो जीता गया था, कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था कि भ्रष्टाचारी पार्टी है वगैरह वगैरह को लेकर के, और मोदी जी आएंगे तो क्रांति कर देंगे देश में, गुजरात में अमन चैन है, राम राज्य है, पता नहीं क्या क्या कहा गया था। तो वो तो चुनाव चलिए नॉर्मल था, लेकिन 2019 का चुनाव लड़ा गया था देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पर, पुलवामा के नाम पर, और तरह तरह के वादे थे। लोगों को लगा था कि एक मौका और दे दिया जाए, लेकिन अभी देखिए कोई मुद्दा उनका चल नहीं रहा। और महाराष्ट्र से बिहार तक देख लीजिए, न बिहार में मुद्दा चल रहा है, न महाराष्ट्र में मुद्दा चल रहा है। और बीजेपी के साथ जो एक बुराई जुड़ गई है वो ये जुड़ गई कि ये येन केन प्रकारेन किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, कोई मोराल नहीं है इनके पास। ये जो चाल चेहरा और चरित्र की बात करते थे, वो चाल चेहरा और चरित्र तीनों गंदा है, मैला है, और तीनों जो है वो दागदार पूरी तरह से किया है नरेंद्र मोदी जी ने और किया। तो ये केवल हिंदू के कार्ड पे, तो देखिए हिंदू कार्ड फ्लॉप हो गया। ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन ध्रुवीकरण काम नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में भी काम नहीं आ रहा है, बिहार में भी काम नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि किस तरह से एनसीपी को तोड़ा गया, शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ा गया। शरद पवार जी की पार्टी को तो अब पहले गुरु बताया था उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने, अब कुछ और बतला दिया। तो शिवसेना को तोड़ा गया, शिवसेना को लेकर के भी गलतफहमी फैला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की शिवसेना के साथ, या अमित शाह जी कह रहे हैं कि शिवसेना के साथ हमारा कोई बैर नहीं, उद्धव ठाकरे के साथ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। लेकिन सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे को मटियामेट करने के लिए बीजेपी ने कौन सी चाल नहीं चली। उनके करीबी लोगों को ईडी के तहत जेल में बंद करने से लेकर के उनके तमाम नेताओं को तोड़ने की कोशिश हुई, अभी भी नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही। लेकिन जो छवि है उद्धव ठाकरे की, चाहे 2.5 साल शासन के बाद बनाई हो छवि, या जो बाल ठाकरे की छवि, वो दोनों छवियां अगर मिलती है तो बीजेपी वहां कमजोर पड़ जाती है। और देख लीजिए कि महाविकास आघाड़ी में भी शिवसेना उद्धव ठाकरे को ज्यादा वजन दिया गया, इसलिए 21 सीटों पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और एनसीपी तीसरे नंबर पर। तो वहां भी जो स्थिति है, पिछली बार भी ये हुआ था कि पहले चरण के मतदान में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा, वहां पे सारी सीटें कांग्रेस पार्टी की थी, फिर दूसरे मतदान में मिक्स हुआ, फिर तीसरे मतदान में भी है। कोंकण की सीटें ज्यादा आती है। कोंकण की सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी और मूल लड़ाई जो है बीजेपी और शिवसेना के बीच है, उसमें शिंदे गुट भी है। लेकिन शिवसेना भारी है। शिवसेना भारी इसलिए है कि यहाँ जो है जमीन पे
दो चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो जो शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, उसका गुस्सा है लोगों में, और गुजराती बनाम मराठी का भी गुस्सा है। ये सारी चीजें यहाँ से ले जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों पे कीचड़ उछाल रहे हैं, महाराष्ट्र के लोगों पर, ये भाव खड़ा हो गया। फिर दूसरा ये है कि महंगाई और बेरोजगारी वो महाराष्ट्र में भी बहुत बुरी तरह से जो है प्रभावी है। क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है औद्योगिक शहर है, वहाँ मुंबई, लेकिन वहाँ रहना मुश्किल है आम आदमी का। इतनी महंगाई हो गई है कि जी मतलब आम आदमी, जो सामान्य आदमी वहाँ जीवन जी लेता था। और मुंबई के बारे में बड़े फेमस कहावत थी कि यहाँ जागता है भूखा, लेकिन जब सोता है तो खाना खा करके सोता है। वो स्थिति वहाँ बदल गई है मुंबई में। और केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर आप चुनाव जीत लेंगे, इस बार ऐसा लग नहीं रहा। मैं बिहार में भी वही देख रहा हूँ कि बिहार में 5 सीटों पर चुनाव है, और ये पांचों सीटें जो है पिछली बार 2019 में एनडीए के पास थी, जी जी और नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साथ में थे, दोनों के पास सीटें थी, पांचों सीटें। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है, और इस बार भी बिहार में भी माना जा रहा है कि कम से कम आधी सीटें छीन जाएगी। और जो चिराग पासवान हनुमान बने थे, बीजेपी के हनुमान जी के, अपना नरेंद्र मोदी जी के हनुमान, तो उनके खिलाफ भी जो है माहौल है। और खास करके अभी जो खगड़िया की सीट है, वहां राजेश वर्मा खड़े हुए हैं, तो बाकायदा यहाँ पे शोर शराबा है कि वो जो है टिकट बेच दिया है, और उन पे आरोप लगते हैं। हालांकि सारी पार्टियों पे आरोप लगते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे वो आरजेडी पे भी आरोप लगा दिया लोगों ने। तो वो आरोप है कि टिकट बेचने का काम करते हैं। चिराग पासवान दलितों के नेता माने जाते हैं, लेकिन दलितों को कहाँ टिकट दे रहे हैं, ये उनको मन में आक्रोश है। यहाँ के खास करके पासवान समूह जो है उसमें आक्रोश है कि आप जो है दलितों की बात करते हैं, पासवानों की बात करते हैं, लेकिन आप किसको टिकट देते हैं? तो आपने खुद को टिकट दिया, अपने बहनोई को टिकट दिया, बाकी जी 3 टिकट आपने जिसको तिसको दे दिया। और उसमें अशोक चौधरी की बेटी है, एक उनको टिकट मिला है। तो ये आरोप जो है चिराग पासवान इस बार झेलने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के जो जाति के लोग हैं, चाहे कोयरी हो, कुशवाहा हो, उन सब के मन में है कि नीतीश कुमार की मिट्टी पलीद करने वाला व्यक्ति जो है वो चिराग पासवान है। इसलिए चाहे जो हो जाए, चिराग पासवान को इस बार वोट नहीं देना है। तो एनडीए में होने के बाद भी चिराग पासवान को जो पिछड़ी जातियां हैं उसका वोट नहीं मिलने जा रहा, बल्कि आरजेडी ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है। और आरजेडी ने जो जो जिस पर जातीय समीकरण बिठाया है, उसमें यादव से हट करके, मुस्लिम से हट करके बाकी पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनको टिकट दिया है, और उसका फायदा उनको मिलता दिखाई पड़ रहा है। अभी भी जो जो एक सीट जो है, 5 सीटों में से एक सीट जो है वो लड़ रहे हैं, वहां पे उतारा है। देखिए मैं बताऊं आपको, जी खगड़िया खगड़िया की सीट में देखिए कुशवाहा जाति को उतारा है ये महागठबंधन ने। और यहाँ पे ज्यादा बहुल जो है यादव मुस्लिम बहुल सीट है, और यहाँ पे संजय कुमार सीपीएम के हैं संजय कुमार, उनकी उनको टक्कर की ये बताया जा रहा कैंडिडेट खगड़िया में चिराग पासवान के राजेश वर्मा, जिनका मैं जिक्र कर रहा। अररिया में देखिए तस्लीमुद्दीन के बेटे को दिया है नीतीश कुमार जी ने टिकट। उनके वहां मंत्री रह चुके हैं तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज आलम, लेकिन इस बार जो है वो आरजेडी से लड़ रहे हैं। उसके बाद अररिया में ही देखिए कि प्रदीप सिंह जो बीजेपी के पुराने सांसद, पिछली बार भी सांसद थे, उनको ही उतारा गया है। फिर मधेपुरा और सुपौल तो बड़ा महत्वपूर्ण 2 सीटें हैं। तो सुपौल में जो है वो, और मधेपुरा में, दोनों जगहों पे जदयू के उम्मीदवार हैं, और पिछली बार सांसद वही दोनों थे। जी तो वहां से दिलकेश्वर कामत सुपौल से, और आरजेडी ने दलित समुदाय के चंद्रहास चौपाल को उतारा है। तो यहाँ से भी आरजेडी ने दलित को टिकट दिया है। फिर मधेपुरा यादवों का इलाका माना जाता है, आपको पता है कि बिल्कुल मधेपुरा गोप का, रोम पोप का ये बड़ा फेमस जुमला है। तो हम मधेपुरा से जनता दल यू ने दिनेश चंद्र यादव जी को उतारा है, और आरजेडी ने चंद्रदीप यादव जी को उतारा है। तो दोनों जो है आरजेडी और जेडीयू के उम्मीदवार यादव है। झंझारपुर से देखिए, झंझारपुर एक और सीट है, वहां पे मुकेश सहनी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी पार्टी के आरजेडी के साथ, उनका गठबंधन है महागठबंधन के साथ। तो एक ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर अति पिछड़ी या कहिए दलित जातियों में चिराग पासवान उनके साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो दूसरी तरफ 5% वोट माना जाता है पासवान समाज का। तो दूसरी तरफ मल्लाह समाज जो है, सन ऑफ मोल्ला के नाम से जो फेमस है मुकेश सहनी, मुकेश उनका सहनी वोट जी प्रतिशत 5% है। और आप देखिए कि लगातार जो है
चिराग ये मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार में हैं और एकदम जैसे लगता है कि भाई की तरह वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ भी देखिए तो एनडीए की स्थिति हम्म। गड़बड़ लग रही है और मुझे लगता है कम से कम उनको जो है 17 से 18 सीटों का लॉस होने जा रहा है। और ये जो 5 सीटों पर चुनाव है, इसमें भी भारी डैमेज है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, चरण आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जी। बीजेपी की मुश्किलें कहीं कम नहीं हो रही है, कहीं रिकवर करने वाली पोजीशन में नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है। आप जानते हैं कि कई जगह जी क्या से जी क्या जी। बोल देते हैं, कई कई बार 4,000 पार बोल देते हैं, कई बार कुछ और बोल देते हैं। तो ये स्थितियां हैं, तो नीतीश कुमार का भी जो कद है वो छोटा हो गया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा जो है वजन दिया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने रोजगार के फ्रंट पे बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और जितना भी नरेंद्र मोदी जी कोशिश करें लालू प्रसाद यादव को जोड़ने की, भ्रष्टाचार से या गुंडा राज से, वो जुड़ता नहीं है। तेजस्वी यादव एकदम अलग आकर के खड़े हो जाते हैं। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार का पूरा आप सूरत हाल बता रहे हैं। आज आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है और इन पांचों सीटों ही नहीं बल्कि पहले फेज और दूसरे फेज में क्या कुछ हुआ है पूरा सूरत हाल। उसमें सबसे बड़ी बात की बिहार में नीतीश कुमार जो हैं वो जो अब तक हम लोग देखते थे कि आगे रहते थे, वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार का क्या हाल है, लेकिन महाराष्ट्र का हाल भी समझेंगे जरा और अंदर डीपली जाकर धनंजय जी के साथ। इस बीच हमारे साथी प्रमोद अग्रवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी आपका स्वागत करता हूं और प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, जो कुछ है देखिए स्क्रीन पे आप सब कुछ देख रहे हैं, एक तरफ महामुकाबला और इसमें उधर मध्य प्रदेश जाइए तो मध्य प्रदेश में एक नहीं बल्कि तीन तीन और वरिष्ठ नेता किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, फिर इधर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से दिग्विजय सिंह, ये तीनों वरिष्ठ जो हैं वो और वही मध्य प्रदेश में हमने देखा कि इंदौर का क्या हाल हुआ। उधर आप आइए सूरत, तो सूरत को हम लोग देख चुके हैं। फिर उसी गुजरात में अमित शाह भी आज किस्मत आजमा रहे हैं और थोड़ी देर पहले उसी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है और वो तस्वीरें भी आ रही हैं। इधर देखिए डिंपल यादव, जसवीर सिंह उनके सामने हैं, शिव प्रताप यादव हैं, ये सब मनसुख मांडविया ये जो हैं यहाँ से राजस्थान से, और फिर पुरुषोत्तम रुपाला ये राजस्थान नहीं बल्कि गुजरात, ये सब किस्मत आजमा रहे हैं। तो कौन कौन से महामुकाबला में हैं, कौन कौन लोग हैं, ये सब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ऊपर हम ब्रेकिंग जो दे रहे हैं उस ब्रेकिंग में आप इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको हम वो तमाम बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू ऊपर रख रहे हैं, जिसमें आज की ये जो वोटिंग हो रही है उसमें कितने राज्य हैं, कितनी सीटें हैं, कितने वोटर्स हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने किस उम्र के कितने वोटर, सारी चीजें ऊपर आप देख रहे हैं, जनरल कैटेगरी के कितने, ये सारी चीजें। तो खैर ये तो हमारे स्क्रीन पर हमारे साथी सब देख ही रहे हैं। आपके पास आना चाहता हूं प्रशांत जी, तीसरा फेज क्यों इंपॉर्टेंट है? अजीब जी, दो तीन वजह से इंपॉर्टेंट है तीसरा फेज। और मैं जरा बिग पिक्चर की बात करूं, बीजेपी में इस वक्त सबसे ज्यादा जो चिंता है, जो फिक्र है, वो इस बात को लेके कि वोट शेयर पहले दो चरणों में गिरा है। इलेक्शन कमीशन की जो रिवाइज्ड परसेंटेज आया उसके मुताबिक भी गिरा है। तो और तीसरे फेज में राजीव जी 67% वोट पड़ा था जी 2019 में, और ये देखना होगा कि क्या इस बार भी 67% वोट पड़ पाएगा, क्योंकि पिछले दो फेजेस में कम पड़ा है। बहुत कोशिश की गई है बीजेपी के वर्कर्स का मोराल जो है बढ़ाने के लिए, लेकिन ये चैलेंज है बीजेपी के लिए। गर्मी इस बीच ज़्यादा बढ़ गई है इस 10 दिन के गैप में जब चुनाव हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आज के फेज के बाद राजीव जी, सरकार दिल्ली में किसकी बनने जा रही वो लगभग तय हो जाएगा। 290 के आसपास सीटों का जो मुस्तकबिल है वो ईवीएम पे कैद हो गया है।
तमिलनाडु, कर्नाटका आज कंप्लीट हो जाएगा, गुजरात कंप्लीट हो जाएगा, राजस्थान कंप्लीट हो चुका है, केरला कंप्लीट हो चुका है। बड़े राज्यों में चुनाव पूरे पूरे हो चुके हैं और उन चुनाव में तमिलनाडु, केरल में बीजेपी है नहीं। कर्नाटका में सबसे ज्यादा ध्यान कर्नाटका में होगा, क्योंकि आज जिन 14 सीटों पर राजीव जी चुनाव हो रहा है वो सभी सीटें बीजेपी के पास हैं। जी। और वहां पे एक यौन शोषण का कांड आ चुका है। एचडी रेमन्ना गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रज्वल रेमन्ना देश छोड़कर भाग गया है। मोदी जी उसका प्रचार कर चुके हैं और ये मामला कर्नाटका में जिले जिले, गांव गांव महिलाओं के प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ है। तो ये जो फेज है, वैसे भी कहा जा रहा था, तमाम सर्वेक्षणों में भी कहा जा रहा था कि इस फेज में बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान होगा। शायद 4 या 5 सीटों का ही उनको फायदा होता कुल मिला के। लेकिन ये सीडी कांड आने के बाद, ये पेन ड्राइव कांड आने के बाद राजीव जी 14 की 14 सीटों पर मैं कहूँगा कि बीजेपी के लिए संकट के बादल हैं। यहाँ से महामुकाबला में अगर हम देखेंगे तो कुछ मिनिस्टर्स भी हैं यहाँ पे। जी। जगदीश शेट्टार है जो कि इधर उधर आया राम गया राम हो चुके हैं 3 बार इसी विधानसभा और लोकसभा के बीच में। बीजेपी से वो कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस से वापस उनकी घर वापसी हो गई है। तो ये तो कर्नाटका की कहानी है जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक ने बीजेपी को वो एज दिया था जिससे कि इनका नंबर 303 हो गया था। यानी हिंदी बेल्ट के बाहर जो बीजेपी ने परफॉर्म किया था 28 में से 25 सीटें कर्नाटका से, वो जो है शायद अब वो वहां पे चुनौती बहुत बड़ी है। दूसरी चुनौती राजीव जी मैं कहूंगा कि गुजरात से है। गुजरात आज कंप्लीट हो जाएगा। गुजरात में अभी आपने रूपाला जी का नाम लिया, रूपाला जी की वजह से वहां का राजपूत समाज नाराज है। अमित शाह के चुनाव में भी आप देखिए कि काफी जो नॉमिनेशन है उनको विड्रॉ कराया गया। गुजरात में इस बार जो बीजेपी का एक छत्र दबदबा था, मुझे लगता है कि आज के चुनाव में वो एक छत्र दबदबा अब नहीं रहने वाला है। गुजरात में सीटें भले ही कांग्रेस को ना आती, लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी सब जगह है, पूरे गुजरात में है और खासकर ट्राइबल एरिया में। हमको ये भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को भी वहां पे कुछ वोट शेयर मिला था विधानसभा चुनाव में, यानी उनकी मौजूदगी वहां पे हुई है और अब वो इंडिया गठबंधन है। तो गुजरात का सीन इस बार जो है, जो बीजेपी का आप समझें कि सन 2000 से या उसके पहले से भी जो बीजेपी का एक छत्र शासन रहा है, एक छत्र वर्चस्व रहा है गुजरात में, वो इस बार जो है वो 25 में से 25 सीटों वाला जो वो इस बार नहीं होने जा रहा है। ये बात दावे से कही जा सकती है। तो दूसरा जो आपने बताया कि इस बीच क्या हुआ है, मुद्दे देखिए, इस बीच 10 दिन के गैप में जो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा, बीजेपी कोई नया बड़ा मुद्दा नहीं ला पाई चुनाव के मैदान में। हिंदू मुसलमान की पिच पे ही रहे। मुझको ऐसा लग रहा था कि शायद इन 10 दिनों का इस्तेमाल वो करेंगे और वो एक कुछ चुनाव की दिशा को मोड़ेंगे। वो बीजेपी के कैंपेन में नहीं हो पाया। काफी समय वो उन्होंने अमेठी में व्यस्त खराब किया, 2-3 दिन उन्होंने अमेठी में खराब किया। अमेठी की प्रतिक्रिया में अपने मीडिया को इंगेज रखा और कांग्रेस ने बहुत होशियारी से अमेठी में पटरी बदलकर पूरे एजेंडा को डिरेल कर दिया। दूसरा, उनका काफी समय बीता कर्नाटका के मामले में फायर फाइटिंग में, और इन 2 मामलों की वजह से जो लाइमलाइट में बीजेपी का एजेंडा होना चाहिए था वो नहीं हुआ।
आप देखिए कि हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और दूसरी चीज बीजेपी नहीं ला पाई। कुछ जैसे मान लीजिए कि इंदौर की सीट पे कांग्रेस को का कैंडिडेट को आपने दल बदल करवा दिया। इंदौर की सीट में भी बहुत रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन यहां तक हुआ कि वहां पे नोटा कैंपेन, बीजेपी की अपनी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, उनका ही बयान आ गया, तमाम लोगों के बयान आए। तो ये जो कुछ चीजें हुई जो बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं हुई है। जी दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन में पहली बात की एकता बनी हुई है, ऐसा कोई संकेत नहीं आया कि कहीं कोई फ्रिक्शन है, कहीं कोई जी बिल्कुल मनमुटाव है। बिल्कुल प्रशांत जी आते हैं, इन सब पे भी आते हैं, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। इन सब पे हम लगातार बात करते रहेंगे, एक लंबा कवरेज है, एक एक बिंदु पे एक एक पहलू पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए प्रमोद अग्रवाल जी, जरा उनके पास भी आते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी आप जो कह रहे थे प्रशांत जी की कई राज्यों के चुनाव खत्म हो रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ भी है जहां चुनाव खत्म हो रहे हैं। आज 11 सीटें छत्तीसगढ़ की हैं, 11 में से 7 सीटों पर आज मतदान, 4 सीटों के मतदान 2 चरणों में हो चुके हैं। पहला फेज जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट बस्तर की, उसके बाद 3 सीटें और अब आज 7 सीटें। इस प्रकार पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का भी मतदान खत्म हो जाएगा। देखिए कितने सारे राज्य, बड़े से छोटे कई राज्य खत्म हो चुके हैं, चुनाव जहां खत्म हो चुके हैं। और बिल्कुल सही आप कह रहे थे प्रशांत टंडन जी की अब बहुत सारे बड़े नेता जो हैं वो फ्री भी हो रहे हैं। जैसे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य का चुनाव खत्म हो रहा है आज, अमित शाह के गृह राज्य का चुनाव खत्म हो रहा है आज। उधर कर्नाटक जाइए तो सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार फ्री हो रहे हैं आज, पहले से फ्री हो चुके। आज इधर छत्तीसगढ़ में जो हमारे साथी प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फ्री हो रहे हैं वो। उनके अलावा इधर राजस्थान में अशोक गहलोत फ्री हो चुके हैं ऑलरेडी। और इन सब का फोकस किधर होगा प्रशांत जी, आप अच्छी तरह से समझते हैं, पूरा का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में होगा। 80 सीटें हैं, क्योंकि उधर 11, कहीं 20, कहीं 26, कहीं 25, ये सब मिलके 80 बनेंगी। और 80 ऑलरेडी इधर है, जिसमें से 11 सीटों पर आज मतदान है यहां उत्तर प्रदेश में। 11 नहीं, 10 सीटों पर मतदान है उत्तर प्रदेश में। तो और 16 सीटों पे वोटिंग हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, 16 और आज 10, 26 सीटें आज तीसरे फेज के बाद। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का क्रम आपने देख लिया। इसी बीच योगी आदित्यनाथ के भाषणों का क्रम भी जारी है। औरंगजेब के औलादों को छोड़ेंगे नहीं, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कह रहे थे राहुल गांधी की बस अब रोना बाकी है, तो वो अब कल रो चुके हैं, ये भी आप लोगों ने देख लिया। तीसरे फेज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंखों में आंसू आ गए, उससे पहले जितनी बातें थी वो हो गई। एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे ये चुनाव है, इसलिए इस पे एक दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहले प्रमोद अग्रवाल जी के पास आते हैं। प्रमोद जी, कैसे आप देखते हैं छत्तीसगढ़ का चुनाव? पिछली बार 11 में से 2 सीटें थी, अब चूंकि वहां का चुनाव आज खत्म हो रहा है, और एक ऐसे अनुमान लगाने के हिसाब से देखा जाए तो क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया, कितनी सीटें किसके पास? ये ना ही एग्जिट पोल है, ना ही ओपिनियन पोल है, एक पत्रकार का अपना पोल, वो आपके हिसाब से समझना चाहता हूं। इस सवाल का जवाब देने के बाद एक सवाल और भी कि भूपेश बघेल का क्या की किस्मत जो पिटारे में बंद है पिछले मतलब सेकेंड फेज में, उनकी किस्मत का पिटारा खुलने के बाद क्या लगता है आपको? ओवरऑल क्या सिनेरियो है छत्तीसगढ़ का? और अगर बताना चाहें तो मध्य प्रदेश का भी बताइए। राजीव जी, सभी को नमस्कार करता हूं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद माहौल काफी बदला है। वैसे भी मुद्दे विधानसभा में जो थे वो लोकसभा में कहीं नहीं है, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अब तक कांग्रेस 2 से ज्यादा लोकसभा सीट कभी नहीं जीत पाई है। लेकिन इस बार सत्ता में ना रहते हुए भी मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस करने जा रही है छत्तीसगढ़ में। जो 4 सीटों का मुकाबला हो चुका है, उसमें मुझे लगता है कि भूपेश बघेल और कांकेर की सीट, जिस पर वीरेश ठाकुर लड़ रहे हैं, ये 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। इसी तरह जिन 7 सीटों पर आज मुकाबला हो रहा है, उसमें से सिर्फ एक कोरबा सीट ही कांग्रेस के पास रही है, बाकी सभी पर पहले भी बीजेपी चुनाव जीती थी जी। इसलिए कांग्रेस को यहां पर खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है।
जिस तरह का कैंपेन चला है उसका मतदाताओं पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। मतदाता एकदम चुप्पी साधे बैठा है, ठीक वैसी ही चुप्पी है जैसे 2014 में हुआ करती थी जब सरकार में बदलाव हुआ था। मतदाता पर इसका क्या असर पड़ रहा है कैंपेन का, यह कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। लोग बोलने से बच रहे हैं। बूथों पर आज सुबह से काफी भीड़ है। मेरे घर के ठीक सामने ही एक बूथ है, मेरे घर उससे करीब 150 मीटर दूर है और पूरा नजारा उस बूथ का दिखता है। आज तो लोग आपके यहाँ भी वोट सुबह से हो बड़ी रही है, संख्या में प्रमोद जी, आज तो आप भी वोट हाँ डाल जी? के आए होंगे या जाएंगे वोट डालने? मैंने अभी डाला नहीं है वोट, मैं वोट डालने जाऊंगा। मेरे को अभी दौरे पर भी जाना है रायपुर और दुर्ग के, उसमें भी जाऊंगा, उसमें भी देख के आऊंगा कि क्या हो रहा है। लेकिन मतदान काफी तेज हो रहा है। सुबह सुबह लोग ठंडे माहौल का फायदा उठा रहे हैं और मॉर्निंग वॉक के साथ साथ वोट भी डाल रहे हैं। मैनेजमेंट के मामले में भी दोनों पार्टियां पूरी तरह से लगी हुई हैं। सभी के कार्यकर्ता सुबह 6:30 बजे से मैंने देखा है कि अपने अपने कैंप्स पर डट गए थे। इस तरह से कांग्रेस ने इलेक्शन विधानसभा चुनाव हारने के बाद काफी जोश और उत्साह के साथ लड़ा है। शायद वो इस बात का मलाल मिटा लेना चाहते हैं कि विधानसभा में जो हार हुई थी उसे लोकसभा में परिवर्तित करके जीत में तब्दील किया जाए। आपको याद दिला दूं कि 2019 में जब 2018 में जब 68 सीटों का बहुमत लेकर आई थी कांग्रेस जी छत्तीसगढ़ में, और उसके 3 महीने बाद फिर चुनाव हुए थे और कांग्रेस 9 सीटें हार गई थी लोकसभा की। हो सकता है कि कांग्रेस इस बार 9 सीटें तो ना जीत सके, लेकिन कम से कम 4 सीटें कांग्रेस ऐसी जहां पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत मुकाबले में है और आसानी से वो 4 सीटें जीत सकती है, अगर प्रशासनिक मैनेजमेंट और जो चुनाव आयोग का खेला हो रहा है पर्दे के पीछे वो ना हुआ तो हो सकता है छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस अपने ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस पर होगी। जी। और जहां तक भूपेश बघेल के फ्री होने की बात की आपने, तो भूपेश बघेल को फ्री करके कल ही ड्यूटी पर लगा दिया गया है। उन्हें राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है और उनका वहां का चुनाव संचालन करने के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। तो जब ऐसा फेज जो राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार के लिए जिसकी नियुक्ति की गई है उसने छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद बहुत मेहनत की है। नो डाउट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी, क्योंकि बीजेपी के किसी भी सांसद के पास सिवाय मोदी के नाम के और कोई सहारा नहीं है। पूरी केंद्र से शासित होने वाली सारी व्यवस्थाएं चौपट हैं। ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं या रद्द हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 साल से। जितने भी पब्लिक बिल्कुल उपक्रम है। आता हूं आपके पास प्रमोद जी, जरा अपडेट बताऊं दोस्तों। आप 7 बजे से पोलिंग की शुरुआत हुई है, मतदान की शुरुआत, और 8:18 इस वक्त, और 9 बजे पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं 11 राज्य 93 सीटें, ऊपर हम लगातार दे रहे हैं। एक छोटा सा जो ब्रेकिंग का पार्ट है, इलेक्शन ब्रेकिंग में आप देख रहे होंगे, ये सारे आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कितने करोड़ महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ये सब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा राइट साइड में महामुकाबला आप देख रहे हैं। कुल 18.5 लाख मतदान केंद्र हैं आज। इस बीच समाजवादी पार्टी का ये ट्वीट देखिए, मैनपुरी लोकसभा के करहल में बूथ संख्या 255 पर भाजपा समर्थकों द्वारा पुलिस एवं सपा कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा, झगड़े का हो रहा प्रयास, संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलग अलग बूथों पर काफी मजबूती के साथ मतदान करवाने के लिए डटी हुई रहती है। पहले फेज, दूसरे फेज में भी हमने देखा, और आज तीसरा फेज, और लगातार आप ऐसे ट्वीट्स देखेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अलग अलग जगहों से आप देखेंगे। तो ये लगातार हम ये भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कर्नाटक की 14 सीटों पर 227 उम्मीदवार मैदान में हैं। कर्नाटक की 14 सीटों के बाद आज पूरा का पूरा यह मतदान कर्नाटक का खत्म हो जाएगा। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी फ्री हो जाएंगे आज। और लेकिन कौन कौन किसकी किस्मत जो है वो दांव पे है आज, वो जरा आप तक रखना चाहता हूं। अलग अलग राज्य
प्रमुख राज्यों के हिसाब से आप तक रखता हूं। गुजरात का गांधीनगर, आप जानते हैं गांधीनगर सीट हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के और कांग्रेस के सोनल रमन भाई पटेल हैं। राइट साइड में ये सारे नाम और फोटो के साथ आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। पोरबंदर से मनसुख मांडविया हैं और बीजेपी से और कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, और उनके सामने कांग्रेस के ललित वसोया हैं। फिर राजकोट से पुरुषोत्तम रुपाला, बहुत नाम कमा चुके पुरुषोत्तम रुपाला जी इस चुनाव में, पहले से तो नामी हैं ही, केंद्रीय मंत्री हैं। उनके सामने परेश धनानी हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। फिर गुना आ जाइए इधर, मध्य प्रदेश में गुना है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया किस्मत आजमा रहे हैं राव यादवेंद्र सिंह यादव के सामने, यानी पिछली बार केपी यादव ने हराया था, इस बार फिर एक यादव हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत मजबूती के साथ। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान हैं और उनके सामने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा हैं। राजोगढ़ से आप जानते हैं कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हैं, उनके सामने रोडमल नागर हैं। फिर महाराष्ट्र चलिए, महाराष्ट्र की एक सीट बारामती बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सीट सुप्रिया सुले की है। एनसीपी जो शरद पवार गुट है और चाचा का गुट यानी अजीत पवार का गुट, ये दोनों आमने सामने है। तो सुप्रिया सुले के सामने चाचा की तरफ से सुनेत्रा पवार हैं। फिर सतारा महाराष्ट्र, छत्रपति उदय राजे भोसले बीजेपी से और शशिकांत शिंदे एनसीपी की तरफ से। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आप जानते हैं एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट, ये भी नारायण राणे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सामने विनायक रायत हैं शिवसेना यूबीटी से यानी उद्धव ठाकरे गुट से। फिर मैनपुरी आ जाइए यूपी, जयवीर सिंह हैं, उनके सामने डिम्पल यादव हैं। जयवीर सिंह बीजेपी से आप जानते हैं उन्हें। उधर आप आइए गोवा, उत्तर गोवा में श्रीपद नायक हैं जिनके सामने रमाकांत खलप हैं। बेलगाम से कर्नाटक से जगदीश शेट्टार, जिनके बारे में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे इधर उधर खूब रहे, तो जगदीश शेट्टार साहब के सामने हैं मृणाल हेब्बलकर कांग्रेस से। हावेरी कर्नाटका से बसवराज बोम्मई हैं। बसवराज बोम्मई कभी मुख्यमंत्री होते थे और उनके सामने आनंद स्वामी वर्मथ हैं। गद्दादेव वर्मथ कांग्रेस से हैं। उसके अलावा धारवाड़ से प्रहलाद जोशी हैं। हंसते बहुत हैं जब रहते हैं सदन में, पीछे से तालियां पीटने में काफ़ी आगे रहते हैं प्रहलाद जोशी, और जब मोदी जी बोलते हैं तो आप देखते होंगे। और कई बार कौरवों की सेना का जो सीन है वो नज़र आता है जब प्रहलाद जी हंसते हैं। और विरोध आसुती उनके सामने हैं। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से गौरीशंकर वाजपेयी हैं और अबू ताहिर हैं और उनके सामने मोहम्मद सलीम सीपीएम से। मोहम्मद सलीम आप जानते हैं, नाम काफ़ी जाना माना नाम है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ ट्रायंगुलर फाइट है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। और धुबरी असम से, और यहाँ पर बदरुद्दीन अजमल जिनके साथ पिछली दफ़ा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा जाता है कि इस पार्टी के साथ अजमल साहब यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ समझौता करके गलती कर दी थी, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं धुबरी से। और उनके सामने रकीबुल हुसैन कांग्रेस से और जावेद इस्लाम जो है जावेद इस्लाम एजीपी से असम गण परिषद से। तो ये चुनाव पूरा का पूरा हाई प्रोफाइल भी है। बहुत सारे, ये तो मैं 12-15 लोगों के नाम बता रहा हूं, बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव तीसरे फेज का, जैसे प्रशांत जी और प्रमोद जी और धनंजय जी जो बात कह रहे थे कि ये चुनाव बहुत कुछ बताएगा, क्योंकि यहां से 282 सीटों पर चुनाव खत्म हो रहा है। आज 282 सीटों पे मतदान खत्म, और एक सीट जिस पर ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी है वो सीट है सूरत, यानी 283 सीटों के चुनाव खत्म हो रहे हैं आज। क्या 283 में से 272 सीटें यहीं सिक्योर हो गई हैं? बीजेपी और नरेंद्र मोदी के हिसाब से जो अब की बार 400 पार या अब की बार मेरी पार्टी को 370, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये दावा अगर पेश कर रहे हैं तो 272 सीटें या 270 सीटें अभी तक आ जानी चाहिए। क्या आ रही हैं? सवाल उठता है, बड़ा सवाल है, इसका जवाब ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक ओपनिंग कमेंट लेना चाहता हूं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आऊं। उससे पहले एक बात और दोस्तों बताऊं, 10:30 बजे से अरविंद केजरीवाल की आज सुनवाई है
और अरविंद केजरीवाल एक केस लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट। वो अभी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और 10:30 बजे से आज सुनवाई है। उसके लिए भी स्पेशल बुलेटिन हम आप तक लेके आएंगे, जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अंतरिम जमानत देने के लिए तैयार हैं। अंतरिम जमानत के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट तैयार है तो क्यों आखिर अंतरिम जमानत के लिए खुद अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं हैं? क्या आज अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर एनआईए की जांच की सिफारिश कर दी गई है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। तो बहुत कुछ है उधर, एक खिचड़ी पक रही है। अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो किसको फायदा किसको नुकसान, ये सब पर भी बात करेंगे 10:30 बजे के बाद। तो जुड़िएगा उस स्पेशल बुलेटिन अलग से। ये बुलेटिन भी अपना जो भी जारी है ये जारी रहेगा। जिसको ये देखना हो ये देखिए, जिसको वो देखना हो वो देखिए, लेकिन दोनों बुलेटिन साथ साथ पैरेलल लेके हम आएंगे और डिजिटल की दुनिया में एक अलग तरह की पहचान डीबी लाइव बनाता है, उसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए आना चाहता हूं अब अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। आज तीसरा फेज, बहुत कुछ यहां पे है। बसपा, सपा, कांग्रेस और साथ में सबसे ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश में नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी, और अब तो आंसू भी बहा चुके हैं। उधर औरंगजेब के औलाद तक भी बातें आ चुकी हैं। कैसे देखा जाए थर्ड फेज को अमलेंदु जी? अमलेंदु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पिछले दिनों हमारे ऑनलाइन एडिटर साहब के ऑनलाइन कनेक्शंस थोड़े से खराब हो गए हैं। कोई बात नहीं, आते हैं, लेकिन धनंजय जी के पास जल्दी से आता हूं जब तक आपके ठीक हो जाएं। धनंजय जी, जरा महाराष्ट्र, आपको रोका था उस समय में, बोला था कि महाराष्ट्र, बिहार का आपने बहुत इत्मीनान से बहुत सारी बातें बताई थी और बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य जहां चले गए, और ये चारों राज्य ऊपर के हैं, नीचे के नहीं हैं। दक्षिण तो साफ है, लेकिन ये 4 राज्य, 4 में से महाराष्ट्र, और जो नाम बता रहा था सुप्रिया सुले और चाचा भतीजा, ये सारी चीजें कैसे देखते हैं आप? महाराष्ट्र की 11 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, जरा बताइए। सबकी निगाहें, क्योंकि बीजेपी ने कैंची से कुतर दिए 2 पार्टियों को, उद्धव ठाकरे को भी और इधर एनसीपी को भी। कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं कर पाए बीजेपी वाले। एक कैंडिडेट, एक विधायक इधर से उधर नहीं गया। क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी यहां बहुत इंटैक्ट नजर आई? और इसके अलावा अब जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और उद्धव गुट, शिवसेना, कैसे, कितनी मजबूती, कौन मजबूत है अगर दोनों खेमों को देखा जाए तो? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। मेरी तरफ से बंद था इसलिए नहीं आ रही थी। जी जी। तो मैं बता रहा था कि पश्चिम महाराष्ट्र की 7 सीटें इसमें शामिल है, कोंकण की 2 सीट है और 2 सीट मराठवाड़ा की। पश्चिम महाराष्ट्र को इस तरह से समझिए कि पश्चिम महाराष्ट्र में जो महत्वपूर्ण 5 जिले हैं वो है पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर। और महाराष्ट्र में अब तक 19 मुख्यमंत्री हुए हैं, उनसे 5 मुख्यमंत्री इसी इलाके से आते हैं। यशवंत राव चौहान जी सतारा से, बसंत दादा पाटिल सांगली से, शरद पवार जी पुणे से, सुशील कुमार शिंदे सोलापुर से, और पृथ्वीराज चौहान और अभी जो है एकनाथ शिंदे जी, ये भी सतारा से ही आते हैं, भले वो ठाणे में रहते हैं और ठाणे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण इलाका है। और जो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग का आपने बतलाया, उसमें नारायण राणे का जिक्र किया, तो वो कोंकण का इलाका माना जाता है और कोंकण के इलाके में शिवसेना बहुत मजबूत मानी जाती है। केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं नारायण राणे, वो भले वहां पे दावेदारी करे, लेकिन वहां उनका उस तरह से वर्चस्व नहीं है जिस तरह से अभी भी शिवसेना का है। और जो राउत उनका नाम है, विनायक राउत लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। आपको याद होगा कि सांगली की सीट को लेकर के बड़ा झगड़ा हुआ था शिवसेना और कांग्रेस के बीच में कि कौन लेगा सांगली, और फाइनली सांगली सीट जो है वो मिल गई शिवसेना को। और सांगली सीट जो है बसंत दादा पाटिल, चूंकि उसके चीफ मिनिस्टर थे, यहीं से रहने वाले थे, तो उनके परिवार के जो है वो बड़ा नाराज हुए इस बात से। और कांग्रेस में भी कई लोग आए हैं, पूरी पार्टी भले नहीं टूटी है,
लेकिन कांग्रेस के भी कई नेता टूट करके आए हैं। उसमें से एक बड़ा नाम तो आप जान लीजिए, अशोक अशोक चौहान जी का है। फिर संजय निरुपम की बात होती है, बसंत दादा पाटिल के परिवार के हैं, उनकी भी बात होती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सीट मैं बताऊं, उसमें से ज्यादातर सीटों पर यहाँ पे बीजेपी का प्रभाव है नहीं। और बीजेपी ने इसीलिए शिवसेना को और इसको तोड़ा, एनसीपी को, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना दोनों इस इलाके में महत्वपूर्ण है, कांग्रेस भी है। लेकिन शरद पवार जी का बड़ा प्रभाव है। शरद पवार जी के प्रभाव को कम करने के लिए ही अजित पवार को लाया गया, बीजेपी ने अपने साथ तोड़ करके मिलाया। अब लेकिन असर ये है कि जो अजित पवार है और जो शरद पवार है, अब अजित पवार की पत्नी लड़ रही है बारामती से, शरद पवार की बेटी लड़ रही है सुप्रिया सुले बारामती से। बारामती सीट इसीलिए कहा जाता है बड़ा चर्चित सीट बना हुआ है। लेकिन एक और दिलचस्प ये है कि अजित पवार के जो अपने भाई है, सहोदर भाई हैं, वो भी शरद पवार जी के साथ खड़े हैं, सुप्रिया सुले के साथ खड़े हैं। तो अजित पवार खुद यहाँ कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। सुनेत्रा पहली बार लड़ रही है, उनकी पत्नी है, तो चचा भतीजा की तो है ही, ननद और जो है भौजाई की भी लड़ाई चल रही है वहां, सुप्रिया सुले और ये जो है जिस तरह से। तो कुल मिलाकर के सुनेत्रा। स्थिति जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसलिए कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, एनसीपी मजबूत स्थिति में है और शिवसेना भी है। तो इसमें बीजेपी को सीटें मिलेंगी ये दिखाई पड़ना कम दिखता है। और जैसा कि आपने भी कहा और प्रशांत भाई ने भी कहा कि बड़ा मुश्किल हो रहा है इस बार मोदी जी को मुद्दे खड़ा कर पाना। मुद्दे नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने 10 साल में जो काम किया है वो कहीं दिखला नहीं पा रहे हैं। और जो न्याय पत्र आया है कांग्रेस का न्याय पत्र बड़ा कमाल काम कर रहा है। मोदी जी भले उसके खिलाफ बोल रहे हो, मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं, भैंस लेके जाएंगे, आपकी घर लेके जाएंगे, ये सब बात कर रहे हैं। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, बहुत सारे थोड़ा आगे आ जाइए, आपकी आवाज डाउन जा रही है, थोड़ा आगे आ जाइए जी। मेरी आवाज आ रही है? अभी जी आ रही अब है आ रही आवाज? है जी, पीछे थोड़ा डाउन हो जाता है। हाँ, तो ये जो है घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने जिस तरह से अपने मुद्दों पर बात की है, और मुद्दों में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए है। आप जानते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र भी किसानों का इलाका है। कृषि के क्षेत्र में शरद पवार की जो चर्चा होती है और यहाँ गढ़ माना जाता है, उसमें बहुत बड़ी वजह है कि शरद पवार जी जो है ना, उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया। और इस बात को लेकर के किसान जो है ऋणी है। अजित पवार को तोड़ करके लाने के बाद भी वो स्थिति ऐसी नहीं बनी है जहां शरद पवार के किले में शेर मारी जा सके। तो कुल मिलाकर के यहाँ कांग्रेस और शिवसेना और जो एनसीपी शरद पवार का गुट है, महाविकास आघाड़ी, इस इलाके में और मजबूत है। हालांकि विदर्भ के इलाके में पिछली बार चुनाव हुए तो वहां भी विदर्भ में कांग्रेस मजबूत है। लेकिन बीजेपी तमाम कोशिशों के बाद भी पिछली वाली जो जीत है वो दोहराने की स्थिति में नहीं है। वो कोई भी सीट हो, हर सीट पे चुनाव इस बार कड़ा मुकाबला है। कई जगह पे तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इनके उम्मीदवार बहुत कमजोर हालत में है, और तमाम साम दाम दंड भेद लगा दिया बीजेपी ने, उसके बाद भी उनकी स्थिति मजबूत नहीं हो रही है। चाहे कोंकण का इलाका हो, चाहे मराठवाड़ा हो, या पश्चिम महाराष्ट्र। तो मुझे लग रहा है ये चुनाव में बीजेपी को बड़ा सेटबैक मिलेगा यहाँ से, महाराष्ट्र से। और ये सेटबैक नरेंद्र मोदी जी का सपना जो है कि तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी वो तोड़ेगा। और आपने जिक्र किया दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। महाराष्ट्र में मैं हाफ से भी ज्यादा हाफ देख रहा हूँ। महाराष्ट्र में केवल हाफ नहीं है, हाफ में भी संकट है कि अगर 48 सीटें हैं तो 24 सीटें आ जाएंगी बीजेपी गठबंधन को, ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसमें भी लग रहा है कि और डैमेज होगा, क्योंकि बीजेपी बहुत कमजोर हालत में। बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा माहौल है जिसे लग रहा है विलन है, बीजेपी विलन के तौर पे देखा जा रहा है जी। और बीजेपी को जिस तरह से तोड़ फोड़ मचाई है महाराष्ट्र में, बगल का स्टेट है गुजरात, वहां के दोनों हैं, यहाँ से कंपनियां उठा करके ले गए। यहाँ से बात जब करते हैं तो गुजरात जाते हैं तो तारीफ करते हैं इस बात की कि हम ये काम कर रहे हैं, गुजरात में ये ला रहे हैं गुजरात में। और महाराष्ट्र में वही जब आते हैं तो वो फिर शिवसेना को गाली देने लगते हैं, उद्धव ठाकरे को गलियाने लगते हैं, शरद पवार को गलियाने लगते हैं। और उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो या बाला साहब ठाकरे हो, ये सब महाराष्ट्र के वो सारे स्तंभ है जिनके नाम पे आम आदमी जो है, जिनको देवता के तौर पे देखती है, बड़े नेता के तौर पे देखती है। और महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है अभी फिलहाल कहा जाए। देवेंद्र फडणवीस की भी हालत बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है जी। आप पहले चरण में जो नागपुर में चुनाव हुआ, नागपुर गढ़ माना जाता है। आपको पता है कि नागपुर में भी जो है जो स्थिति बनी है, उसमें जो नितिन गडकरी है उनके सामने स्थिति अच्छी नहीं। नितिन गडकरी के हारने की बात कही जा रही है।
विदर्भ के इलाके में कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। पश्चिम महाराष्ट्र में एनसीपी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। कोंकण में शिवसेना की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। तो मराठवाड़ा में थोड़ा सा अगर शिवसेना ये बीजेपी का है तो उसका बहुत प्रभाव मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। और एक और बात आ रही है कि जो आरक्षण का जो मुद्दा है, आप जानते हैं कि संविधान के मुद्दे पर और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी फंस गई है। 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है। और अयोध्या के जो आपके सांसद है जो पिछले दिन यात्रा कर रहे थे, परसों रोड से वगैरह किया था नरेंद्र मोदी जी ने लल्लू सिंह को साथ में लेकर के, और भले कहे कि बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल पाएंगे, लेकिन जो संविधान बदलने की बात कर रहा है उसके साथ तो वो घूम रहे हैं। और संविधान को नहीं भी बदला अभी फिलहाल, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है संविधान के खिलाफ काम किया, संवैधानिक काम किया है। और आरक्षण को लेकर के लगातार बीजेपी और आरएसएस कटघरे में रहा है। आप याद कीजिए 2015 का चुनाव, 2015 का जो बिहार का चुनाव हुआ था उसमें आरएसएस प्रमुख ने बोल दिया था कि आरक्षण की पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए, और उसके बाद खेल बदल गया था। इस बार भी डर है। और महाराष्ट्र में आरक्षण बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए है कि आप देखिए मराठों का आंदोलन चला, लंबे आंदोलन चला, अब तक चल रहा है। उसमें कुणबी और मराठा के बीच में एक पैर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मराठवाड़ा हो या पश्चिम महाराष्ट्र हो या विदर्भ हो या कोंकण का इलाका हो, या हर जगह रोटी रोजगार, बेरोजगारी और उसके बाद आरक्षण और किसान, ये सारे बड़े मुद्दे हैं। फिर जो है 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देने की जो बात कही है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बार बार जिक्र किया है, महाराष्ट्र में भी इस बात का जिक्र किया है, और बाकायदा वो तो संविधान को लेकर के जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हर जाति के गरीब को, चाहे वो ब्राह्मण हो या कमजोर जाति के लोग हो, उनकी महिलाओं को, हर घर की एक महिला को हम 8,500 रुपया महीना देंगे। ये बहुत बड़ा रोल निभा रहा है इस पर। ये इस पर चर्चा मीडिया नहीं कर रहा है, इसलिए लग रहा है कि ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर है। जाति विहीन जो है, जो एक समाज की कल्पना है, उसमें ये गरीब परिवारों को अगर जोड़ा जाएगा, बिहार में आप याद कीजिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं धनंजय जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक तरफ संविधान और आरक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। दूसरा, महिलाओं को, कमजोर वर्ग की महिलाओं को 1 लाख रुपए, 8,500 रुपया महीना, ये कितना अंदर तक गया है, कितना असरकारी हुआ है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग 4 जून को चर्चा करेंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तब शायद ये मुद्दे सामने आएंगे और भी गहराई से उस पर हम चर्चा करें, डीपली चर्चा करें। लेकिन ये जो आरक्षण वाली बात, कल भी हमने दिल्ली में देखा कि कन्हैया कुमार ने अपने हाथ में प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो लेकर के, हम भारत के लोग उसको लेकर के दिखाते हुए, और कई लोगों के हाथ में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लिए हुए नामांकन के लिए और रोड शो में जब निकले हुए थे, तो तमाम विपक्षी दलों के लोग जो हैं वो बाबा साहब को सामने लेकर चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अयोध्या जाते हैं, लल्लू सिंह के लिए रोड शो करते हैं, फिर से साष्टांग दंडवत होते हैं रामलला के मंदिर में, और लेकिन बाहर जो लल्लू सिंह है वो कहता है कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। और इधर नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। लेकिन अंदर खाने से फिर दिल्ली में ही इनका एक पूर्व विधायक कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि हम संविधान, अभी 4 दिन पहले की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि हमको संविधान बदलना है, इसलिए 400 सीटें, अब की बार हम आ रहे हैं, संविधान बदलेंगे। तो ये बात कितनी, अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं नहीं हम नहीं बदलेंगे, बाकी उनके नेता लगातार 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी देखिए सब यही कह रहे हैं, तो इसका मतलब अंदर खाने ये बात हो चुकी है कि संविधान इस बार 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान हम बदलने जा रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसी मंशा है, इतनी सीटें आ जाएंगी तो हो भी सकता है, इसमें दो राय थोड़ी है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को कहां तक पहुंचा चुका है, ये बड़ा सवाल है। एक बार आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट अभी कह रहे थे धनंजय जी, इन तीनों शब्दों को ले रहा हूं। एक संविधान, दूसरा आरक्षण, तीसरा महिला। और महिलाओं का नाम जब लेते हैं हम तो उस जाति और तमाम चीज़ों से, वर्ग से अलग हटके एक अलग कंस्टिट्यूएंसी खड़ा करने की बात, जिसको ऑलरेडी नरेंद्र मोदी अभी तक भुनाते आ रहे हैं। जी राजीव जी, महिला कंस्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी ऑलरेडी है, आधी आबादी है इस देश की, लेकिन महिला अपने आप में कंस्टिट्यूएंसी बन गई है। ऐसा माना जाता था परंपरागत ढंग से
कि जहां परिवार के पुरुष मतदान कर रहे हैं, वहीं उसी पार्टी को, उसी कैंडिडेट को महिला भी करती है। अब इसमें बदलाव देखा जा रहा है और ये बदलाव की शुरुआत है कि महिला अब अपना निर्णय किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है, वो खुद कर रही है। इसकी संख्या कितनी है, इस पर कोई अभी सवाल हो सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की अपनी राय है। कर्नाटक के इलेक्शन में जिस तरीके से यौन शोषण का मामला आया है, वहाँ महिलाओं की एक स्पष्ट राय दिखाई देगी। बिहार में हम जानते हैं कि बिहार में तमाम गरीबी और अशिक्षा और इसके बावजूद महिलाओं का एक अलग प्रकार की लोकतंत्र को लेकर चेतना जागी है। एक तो ये बात। महाराष्ट्र में मैं 1 मिनट के लिए आना चाहता हूँ राजीव जी। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में 2 चुनाव हो रहे हैं। एक चुनाव है कि कौन सी पार्टी को वोट दिया जाए, लोकसभा का चुनाव है, और दूसरा महाराष्ट्र की जनता एक और चुनाव कर रही है, असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, नकली एनसीपी कौन है। इसका भी चुनाव महाराष्ट्र की जनता करेगी और 4 जून को राजीव जी, अगर महाराष्ट्र की जनता अपनी मोहर असली शिवसेना के तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगाती है, तो आप ये मानिए कि उद्धव ठाकरे का दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। फिर से इधर उधर चीजें होंगी महाराष्ट्र में। तो ये एक बड़ी जो महाराष्ट्र का चुनाव इस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है कि 4 जून के बाद महाराष्ट्र में क्या शिंदे की सरकार रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है और महाराष्ट्र की जनता इस बात पे भी मुहर लगा रही है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता इस बात पर भी मुहर लगाएगी कि क्या शिंदे सरकार जो है वो आगे कंटिन्यू करेगी, क्योंकि 4 जून के बाद बहुत कुछ परिवर्तित होते हुए, बदलते हुए आप देखेंगे इस देश में। और सबसे बड़ी बात यहां है कि क्या अभी तक पहला और दूसरा फेज जिस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में तीसरा फेज भी जा रहा है। अभी से थोड़ी देर बाद जब आंकड़े आएंगे, ऐसे हुआ यह है कि 2 चरणों के मतदान का जो फाइनल फिगर है, टर्न आउट फाइनल, वो 11 दिन बाद आता है। पहले फेज के 11 दिन बाद और दूसरे फेज के 4 दिन बाद ये टर्न आउट फाइनल आता है, जिसमें 6% पहले और दूसरे फेज में बढ़े हुए दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। लोगों की भौवें चढ़ जाती हैं, कान उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं कि आखिर 6% का इजाफा हो कैसे गया। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ जाता है, कटघरे में खड़ा हो जाता है। अब इस बार चुनाव आयोग ने अपने जो ऐप है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। अब चुनाव आयोग हर सीट के जो एक सीट है, जैसे बिहार का अररिया एक बिहार की सीट है, तो अररिया में जितने अलग अलग सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स के भी विधानसभा वाइज भी उसने वो कर लिया है। आज के जब हम वो लेके आएंगे, आपके पास आंकड़े लेके आएंगे, तो अलग अलग सेंटर्स के आंकड़े भी लेके आएंगे। चलिए, अच्छी बात है, थोड़ा सा चुनाव आयोग इस पर तैयार तो हुआ है कि हाँ थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए। प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए राजीव जी, जो चुनाव आयोग को करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। 2019 तक ये परंपरा थी कि चुनाव आयोग सिर्फ प्रतिशत नहीं बताएगा मतदान का, चुनाव आयोग कुल संख्या भी बताता था कि इस कंस्टिट्यूंसी में इतने वोट पड़े, 8,09,555 वोट पड़े जी। चुनाव आयोग अब केवल प्रतिशत देता है। प्रतिशत में क्या है अंतर? प्रतिशत में राजीव जी गड़बड़ी की आशंका कहाँ है कि 0.1% अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में मान लीजिए कि 10 लाख मतदाता हैं, देश की अधिकांश लोकसभा सीटों में 10 लाख या उसके ऊपर मतदाता होंगे। जिस भी लोकसभा सीट में 10 लाख मतदाता है,
वहां पे 0.1% का मतलब 1000 मतदान है। 0.5 का मतलब 0.5% का मतलब है 5000 वोट। जी। और 5000 वोट में तो राजीव जी हार जीत हो जाती है हमारे देश में, एक वोट में हो जाती है प्रशांत लोकसभा जी, में। एक जी वोट जी, में हो जाती है। यहाँ तो 5,000 कम नहीं काफी है, मतलब 5,000 आपको वोट। आपको ऐसी 25-30 सीटें मिल जाएंगी जहां पे 5000 से कम पे हार जीत हुई है। और 5 तो सरकारें बदल जाती हैं 5000 के वोट में। तो हार जीत की बात में वहां ये कह रहा हूं कि दिल्ली की सरकार किसकी बनेगी ये तय हो जाता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को जो है वो कुल संख्या मतदान की वो भी बताना चाहिए, एक बात। दूसरी बात राजीव जी, जो राजनीतिक पार्टियों के जो वहां पे बूथ में एजेंट होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्म सी और फॉर्म ए, फॉर्म 17A और फॉर्म 17C, यानी पोलिंग बूथ में कितने लोग गए फॉर्म 17A, वोटिंग मशीन में ईवीएम में कितने वोट काउंट हुए ये फॉर्म 17C। हमको आपको जो देखने को मिलता है वो फॉर्म 17C मिलता है, यानी ईवीएम ने कितना काउंट किया। अब मतदान केंद्र में कितने लोग गए और ईवीएम में कितना काउंट किया, ये अगर फिगर मैच नहीं करती है तो काउंटिंग के वक्त इस पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी काउंटिंग को अलग ढंग से करना चाहिए। अच्छा, ये दोनों फॉर्म राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट होते हैं उनको मिलते हैं। तो उन एजेंट को ये दोनों फॉर्म लेकर काउंटिंग में जाना है और पहला काम ये करना है कि फॉर्म 17A यानी पोलिंग बूथ में कितने लोग आए, फॉर्म 17C कितने वोट ईवीएम ने काउंट किए, इनको मैच करना है। अगर ये मैच नहीं हो रहे हैं तो उस पर जो है कार्रवाई करवानी है। राजीव जी, जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, फॉर्म 17A और C इन दोनों को मैच कराना और चुनाव आयोग को क्या कुछ करना है। सबसे बड़ी बात, पहली बात कि चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी बरते, पारदर्शिता रखे, क्या पक्ष क्या विपक्ष, लेकिन चुनाव आयोग जो है अपने आप में स्वायत्त संस्था है और जिसको एक इंडिपेंडेंट वे में स्वतंत्र होकर चुनाव लड़वाना चाहिए, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करवाना चाहिए। ये सब कुछ संवैधानिक रूप से लिखी जाती है, कही जाती है, लेकिन क्यों बार बार चुनाव आयोग के ऊपर उंगलियां उठती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के तह में हम लोग कई बार जा चुके हैं, यहाँ पर उस चर्चा को हम लेके नहीं आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकली हो क्या रहा है वो हम बता रहे हैं। आज चुनाव आयोग के आंकड़े और उसके अलावा वो सब कुछ तो क्योंकि दिन भर चुनाव आयोग छाया रहेगा, उन्हीं के आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे कि कहां कितने प्रतिशत की पोलिंग हुई है, टर्नआउट क्या रहा है, ये सब बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़ गए हैं जो अभी अभी वोट दे के आए हैं। शायद डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपने वोटिंग कर दी, बिल्कुल देखिए वोट डाल के आए हैं और आपका स्वागत करता हूं दीपक जी। कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो ऑलरेडी हमारे स्क्रीन पर ऊपर इलेक्शन ब्रेकिंग के उसमें देख रहे हैं और उन आंकड़ों में जो है वो ये है कि आज 11 राज्यों की 93 सीटों पर 93 सीट्स पे मतदान है करवाए जा रहे हैं, जिसमें 72 जनरल सीट्स हैं, 72 जनरल सीट्स यानी सामान्य कोटा के सीट्स हैं और 11 एसटी हैं यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अनुसूचित जनजाति के सीट्स हैं और इसमें से 10 जो हैं एससी सीट्स हैं यानी शेड्यूल कास्ट के हैं यानी अनुसूचित जाति के हैं और इसमें 1331 उम्मीदवार खड़े हैं। 1331 जो हैं उम्मीदवार हैं और कुल मतदाता हैं 17 करोड़ 24 लाख। ये सब कुछ आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। इन मतदाताओं में 35,599 मतदाता की उम्र 100 साल से ऊपर है। तुम जियो हजारों साल और भी आगे जियो और हर 5 साल में मतदान करो। तो ये जो 35,599 मतदाता हैं उनकी उम्र 100 साल या 100 साल से ऊपर है और 14,40,000 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 85 साल या उससे ऊपर है। तो 85 साल
और 100 साल के मतदाताओं को, लगभग 15 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके घरों में जाकर पोलिंग करवाई गई है। और इसके अलावा जो मतदाता हैं उनमें 8 करोड़ 85 लाख पुरुष हैं और 8 करोड़ 39 लाख महिला मतदाता हैं। और सबसे ज़्यादा उम्मीदवार, जो 1331 उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार भाजपा के उतारे गए हैं, भाजपा के हैं मैदान में, वो हैं 82 जो प्रत्याशी उम्मीदवार कह लें वो हैं भाजपा के। उसके बाद बसपा, बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी की पार्टी के 79 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस के 68 उम्मीदवार, 68 उम्मीदवार मैदान में हैं। और सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जिस राज्य में आज चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो है गुजरात, नरेंद्र मोदी का गृह राज्य, जहां 266 उम्मीदवार हैं। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर हैं, 11 सीटें महाराष्ट्र में चुनाव में हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में आज तीसरे फेज में इन 11 में 258 जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। 258 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं चुनाव महाराष्ट्र में आज। और कर्नाटक तीसरे नंबर पर, जहां 14 सीटों पे, और इसके साथ कर्नाटक खल्लास, खत्म हो जाएगा आज कर्नाटक का चुनाव। वो है थोड़ा मराठी अंदाज में, वो 227 उम्मीदवार हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। 227 उम्मीदवार कर्नाटक के। कर्नाटक खत्म हो जाएगा, उधर राजस्थान का खत्म हो चुका है, गुजरात का खत्म हो रहा है, छत्तीसगढ़ में आज आप वोट डाल के खत्म कर रहे हैं। और उसके अलावा असम का भी चुनाव खत्म हो जाएगा, गोवा का चुनाव खत्म हो जाएगा, दमन दीव का चुनाव खत्म हो जाएगा। ये तमाम राज्यों के चुनाव, उधर तमिलनाडु का चुनाव खत्म हो गया है, उत्तराखंड का चुनाव खत्म हो चुका है, ये पूर्वोत्तर के कई हिस्से जो हैं वो खत्म हो चुके हैं चुनाव। अब जो बचता है वो क्रीम आने वाले समय में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन सब में 282 सीटों, 282 नहीं बल्कि 283 सीटों के मतदान पूरे हो जाएंगे। एक तो रिजल्ट भी घोषित हो गया है और वो है गुजरात का सूरत। इसलिए 283 सीटों के मतदान खत्म आज। और इसके साथ साथ 272 सीटें लाने की जुगत में नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। अपील कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि मैंने वोट डाल दिया है, आप भी वोट डालिए। और चुनाव आयोग के ऊपर जब लोगों की नजरें गईं, टेढ़ी हुई नजरें, तो चुनाव आयोग ने आज अपने ऐप में थोड़ा परिवर्तन किया है। 9 बजे देखेंगे कि उस ऐप के परिवर्तन के बाद कितनी ट्रांसपेरेंसी है और क्या कुछ आ रहा है, ये भी देखेंगे। जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि 7 बजे जो पहले होता था, चुनाव खत्म होने के बाद, मतदान खत्म होने के बाद 7 बजे या 8 बजे, इस बीच हमेशा, हम लोगों ने इतने चुनाव कवर किए, हमेशा चुनाव आयोग तात्कालिक एक आंकड़ा लेके आता था और 24 घंटे के अंदर पूरे आंकड़े आ जाते थे। आखिर 11 दिन आंकड़े आने में क्यों लग रहे हैं? यहीं पर लोगों को शक हो रहा है कि ये जो कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही, तो क्या यहां चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ कर दिया है? सीधे शब्दों में जो है यहां क्यों छिपाना, यही तो पूछ रहे हैं आप दोस्तों, यही हम बता रहे हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं बरतता है। तो ये बात होनी चाहिए हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से। अब आना चाहता हूं दीपक पाचपोर जी, कैसे देखा जाए और इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण मामला जो है, विपक्ष की तरफ से मैक्सिमम विपक्षी दल बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर संविधान को बचाना है तो इनको वोट मत दीजिए, हमको वोट दीजिए। यानी सत्ता पक्ष को आप बाहर कीजिए, क्योंकि ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि संविधान को हम खत्म करेंगे, बार बार ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे। और ये क्या आपको लगता है, ये मुद्दा जो विपक्षी दल कह रहे हैं उन्हीं की बात मैं दोहरा रहा हूं, क्या यह मुद्दा, लेकिन अब सवाल मेरी तरफ से कि क्या यह मुद्दा जो है ये जन जन तक पहुंच गया है? क्योंकि आप अभी पोलिंग बूथ से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के उस पोलिंग बूथ से आ रहे हैं जहां पर, और ओवरऑल जैसे हमारे साथी प्रमोद अग्रवाल जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से अभी तक 2 से ज्यादा सीटें जीत कर नहीं आई है कांग्रेस पार्टी। अब क्या लगता है कि आपको कि इस बार कांग्रेस पार्टी, चाहे छत्तीसगढ़ हो या किसी दूसरे राज्य में हो, हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी आजादी के इतिहास में, आजाद भारत में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यह भी है, कांग्रेस पार्टी सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस बार, क्योंकि वो उसी संविधान की रक्षा करना चाहती है जिस संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी,
ये बार बार वो कह रही है। कैसे देखा जाए इस चुनाव को, कैसे देखा जाए संविधान का मसला, कैसे देखा जाए आरक्षण का मसला, कैसे देखा जाए इस चुनाव के जो मुख्य मुद्दे हैं उसको? राजीव जी, मैं थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि ये बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में आपने जो सवाल जी। पूछा है, इसमें कुछ लोकल फैक्टर्स हैं, कुछ नेशनल फैक्टर्स हैं, कुछ आंकड़े हैं, बहुत सारी तथ्यात्मक चीजें भी हैं। देखिए, मैं शुरुआत वहां से करना चाहता हूँ, दो चीजों से करना चाहूंगा। मैं पिछले लगभग ये 6वीं बार ऐसा है कि मैं सबसे पहला मतदान अपने बूथ पर जाके मैं करने वाला हूं। आज उस रिकॉर्ड को मैंने कायम रखा। पिछले 6 बार एक बार केवल ऐसा हुआ कि मैं दूसरे नंबर पे गया। आज मैं जिस एज पे पहुंचकर इतनी उत्सुकता से जो जाके वोटिंग कर रहा हूं, इसको मैं जोड़ता हूं। आपने एक आंकड़े दिए कि आज जिन लोगों ने वोटिंग दिया उनकी उम्र जो है, कुछ लोगों की 80 साल हो चुकी है और कुछ लोगों की 100 साल से ऊपर है, और कुछ बुजुर्गों ने उनके घरों में जाके मतदान खुद ही किया, मतलब उनके घर में अधिकारी गए और पोलिंग कराया। आप जिन लोगों की उम्र 80 साल के आसपास है, मतलब जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय लगभग वो 5-6 साल के, वो तो खैर बहुत ज्यादा उन्हें अबोध बालक ही थे उस समय कहा जाए। लेकिन जो लोग 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं राजीव जी, उन्होंने इस देश की गुलामी को भी देखा है, इस देश को आजाद होते हुए देखा है। इस देश में सबसे पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराते हुए और अपना जो ऐतिहासिक भाषण 14 और 15 की रात को जो संसद भवन के अंदर जो दिया था, और उसमें उन्होंने ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी, तो ये डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार, बहुत बेहतरीन उनका भाषण है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाषणों में उस भाषण का शुमार होता है। लोग उसको आज भी बार बार पढ़ते हैं, और एक तरह से जो प्रकाश स्तंभ है नेहरू जी के द्वारा वह स्थापित किया गया था उस भाषण के द्वारा, आज भी उसको पलटा जाता है। आज भी जब भारतीय लोकतंत्र कहीं भी लड़खड़ाता है, रास्ता भूलता है, भटकता है, तो नेहरू के उन भाषणों को, नेहरू की किताबों को याद करता है, देखता है, पढ़ता है। हम भी आज तक उसको फिर से पढ़ते हैं, नए प्रसंगों के साथ पढ़ते हैं। तो आप सोचिए कि जिन लोगों ने जो लोग 100 साल के ऊपर है, मतलब उस समय वो 22, 23, 24, 25 साल के रहे होंगे, उस समय उनकी आंखों में क्या सपने रहे होंगे। निश्चित रूप से वो सारे के सारे देश प्रेमी थे, हर किसी को अपने देश से प्यार होता है। उन्होंने एक जिस देश की कल्पना की थी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उस देश की कल्पना, उन्होंने ऐसे देश की कल्पना की थी कि जो अंग्रेजों का जो औपनिवेशिक भारत था उससे कहीं अलग होगा, लोग खुशहाल होंगे। महात्मा गांधी स्वदेशी के मामले में और बहुत सारे असहयोग आंदोलन वगैरह के माध्यम से एक नागरिक बोध जगाकर जो गए थे, वह सारा लेकर इन 100 साल के बुजुर्ग जो हैं उन्होंने आजाद भारत में कदम रखा था। उन्होंने पूरा का पूरा लगभग 75 साल देखा है अपने इस जीवन में, भारत का भी जीवन देखा और खुद का जीवन भी देखा है। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपने इन सपनों को टूटते हुए देखा है, कि किस प्रकार से एक धीरे धीरे एक एक दिन की मेहनत के साथ यह देश बना था। यहाँ LIC बनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, धीरे धीरे उपक्रम बने, ऑयल कंपनीज खड़ी हुई, बहुत सारे IIT, IIM, उधर भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर, बोकारो, ये सारा बनता हुआ उन्होंने देखा। और इसके साथ साथ उन्होंने पिछला 10 साल भी देखा है। इस 10 साल को जो देखा है वो सारे उपक्रम बिकते गए। नेहरू ने जो संवैधानिक और स्वतंत्र संस्थाएं बनाई थी, वो इसलिए बनाई थी कि जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, और किससे? सरकार से, कि सरकार कभी इतनी निरंकुश न हो जाए, कोई ऐसा तानाशाह न बन जाए, तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए इतनी सशक्त किस्म की उन्होंने बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं बनाई, जिसमें यह हमारा चुनाव आयोग भी था। और चुनाव आयोग पिछले लंबे समय से खरा भी उतरता रहा है, कभी कभी हुआ था, उसके ऊपर भी हमले हुए, उसे भी कमजोर बनाने की कोशिश की गई, उन्हें अपने हिसाब से नियंत्रित करने की भी कोशिश हुई। लेकिन हर बार जो है ये स्वतंत्र संस्थाएं वापस उन्होंने अपनी रीढ़ को सीधा किया और फिर से वो नागरिकों की रक्षा में उतर गए। लेकिन पिछले 10 साल से जो हम देखते हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। ये सब आप भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी महसूस करते हैं जो दूसरे कारणों से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी के समर्थक है। वो जान रहे हैं, इंटरनली वो भी जान रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उनके पास दूसरी प्रायोरिटीज है। हो सकता है उनके लिए मंदिर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि उनके लिए अपनी जाति महत्वपूर्ण हो सकता है कि उन्हें दूसरे मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण लगते हो। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से इस बात को महसूस जरूर करते होंगे कि यार एक व्यक्ति जो है हमारे बीच से निकला, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप से निकला, उसी बीजेपी RSS से, और आज वो इस तरीके का तानाशाह बन गया है कि उसने संसद भी अपनी जेब में रख ली, संवैधानिक संस्थाएं भी अपनी जेब में रख ली, पूरा का पूरा संगठन अपनी जेब में रख लिया, और यहाँ तक कि जो उनकी मातृ संस्था है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो भी उसको भी अपने कब्जे में कर रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक समय से पूरा का पूरा पुनर्विचार करने का समय सबके सामने है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई क्या आरक्षण और लोकतंत्र जो है वो क्या अपील करेगा, मुझे लगता है कि बिल्कुल अपील करेगा और कर रहा है। उसका कारण ये है कि अति हो गई। थोड़ा बहुत अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो भारतीय समाज जो उसको नजरअंदाज कर देता है, ठीक है चलता है। आप याद कीजिए, बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार को भी लेटिमाइज कर देते हैं, कहते हैं ठीक है भाई इतना बड़ा काम हो रहा है, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने थोड़ा बहुत खाया होगा तो कोई बात नहीं, सड़क तो बन गई, पुल तो बन गए। लेकिन आज देखा ये जा रहा है कि आपने पूरे के पूरे तरह से पूरा भारतीय समाज, उसकी सारी सामाजिक शक्ति, उसकी आर्थिक शक्ति, उसके सारी की सारी राजनीतिक शक्ति को आपने जब अपनी जेब में रख लिया है, तब पहली बार भारतीय लोकतंत्र जो है, भारतीय समाज जो है वो सतर्क हुआ है, लोगों के कान खड़े हुए हैं। और ये पूरा का पूरा संदेश आप जो देख रहे हैं पूरे भारत में इस समय जो जा रहा है, क्यों आखिर अमित शाह को अपने ही क्षेत्र में लोगों को बैठाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत सारी जो सीटें हैं उस पर निर्विरोध चुनाव कराने जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि उन्हें पता चल गया है। मैं अंतिम बात केवल ये कहूंगा कि लोकतंत्र के लिए यह एक आखिरी जो है मौका तो है ही है। मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग अगर इस चीज को समझ रहा है, सुन रहा है, तो जान लीजिए कि उसके लिए भी आखिरी मौका है। अब अगले 4-5 चरणों के चुनाव में अगर वो निष्पक्षता पूर्वक काम करे, एक सही, हम ये नहीं कहते कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए, कांग्रेस को जिताइए, या कांग्रेस को हराइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, ये जनता का काम है, ये निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ना आप और हमारा भी काम नहीं है। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग अगले 5 चक्रों में आज का मिलाकर निष्पक्षता पूर्वक काम करता है तो उसका बहुत सारा कलंक धुल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरी मौका तो है ही ये चरण, लेकिन 5 चरण जो बचे हुए हैं मतदान के, ये निर्वाचन आयोग और उसके माध्यम से तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी ये आखिरी मौका है कि आप अपने पापों को धो लीजिए और जनता के सामने जब आप जाएं अगले सरकार के समय, चाहे किसी की भी सरकार है, तो आप एक साफ सुथरे हाथों के साथ जाएं, एक चमकता हुआ चेहरा लेके जाए, वो चेहरा जिसको नेहरू ने गढ़ा था, इंदिरा गांधी ने मजबूत किया था, तमाम बात के प्रधानमंत्रियों ने, जिस अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। ऐसा नहीं है कि कोई केवल इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन सभी सरकारों ने मजबूत करने का ही काम किया था। तो एक मजबूत संवैधानिक संस्थाएं हमारे सामने फिर से आए, इसी आशा को लेकर तमाम लोग, मुझे लगता है कि आज वोट करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है। अब स्थानीय मुद्दे गौण हो गए हैं। आदिवासियों का मुद्दा जो है होगा, लेकिन हेमंत सोरेन को अगर आप जेल में डालते हैं, अगर आप आचार संहिता के रहते रहते इनको केजरीवाल को जेल में डालते हैं, तो इस मुद्दों को लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये मुद्दे जो है सीधे सीधे संविधान को स्पर्श करते हैं, संविधान से संबंधित मसले हैं ये। तो आज का जो मतदान है और अगले 5 मतदान के जो चरण अगले 4 और बचे हुए हैं, इन तमाम में लोकतंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण, आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण और संविधान बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। ये शुभ संकेत है किसी भी लोकतंत्र के लिए। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, आरक्षण, संविधान, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दा, और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो इधर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 1 लाख रुपए देने की बात, वो भी एक मुद्दे बहुत हैं। मुद्दा जो है वो कोविशील्ड भी है, यानी वैक्सीन भी एक मुद्दा बन चुका है। क्या ये सारे मुद्दे, इससे पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था वो भी मुद्दा बना हुआ है, ये सारी चीजें क्या इस चुनाव में प्रभावी हैं, क्या ये प्रभाव डाल रही हैं, और क्या ये सारे मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर है ग्वालियर ग्रामीण में एक बूथ है, और उस बूथ पे थोड़ी सी पोलिंग के बाद ईवीएम की खराबी के बाद से अभी तक 9 बजे तक वहां दोबारा मतदान की शुरुआत नहीं हो सकी है। ये ग्वालियर की तस्वीर आप देख रहे हैं, और पोलिंग बूथ के बाहर लोग बैठे हुए हैं क्योंकि वोट देने आए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो गई और उसके कारण लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो आज आप जानते हैं कि 17 करोड़ 24 लाख मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों का, अपने प्रतिनिधियों का यहां चुनाव करेंगे, और इसके लिए कहीं ईवीएम की गड़बड़ी, तो कहीं उधर मुर्शिदाबाद से खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल से, कि वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच थोड़ी सी झड़प हो गई है, ऐसी खबर भी है। तो अलग अलग जगहों से ये खबरें आएंगी। बीजेपी टीएमसी के बीच झड़प, उधर जहांगीरपुर में भी बीजेपी टीएमसी के बीच झड़प हो गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता के घर पर फेंका गया है क्रूड बम, ये भी खबर आ रही है। तो अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें, खबरें आती रहेंगी। धनंजय जी के पास आऊं, लेकिन उनसे पहले जरा प्रमोद जी के पास जल्दी से आना चाहता हूं। प्रमोद जी, क्या आपको भी लगता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा
मुद्दा है इस बार, और वो जन मुद्दा बन चुका है, वो है संविधान को बचाना। राजीव जी, मैं एक परसों का घटनाक्रम सुनाना चाहता हूं। एक मित्र के यहाँ शादी समारोह में गया था, जिसमें मराठी मित्र हैं, ओबीसी हैं। उनके यहाँ महाराष्ट्र से लड़के वाले आए हुए थे और उनके बहुत सारे रिश्तेदार गोरखपुर से आए हुए। उस शादी समारोह में मैंने चुनाव की चर्चा की थी। तो महाराष्ट्र में निश्चित रूप से संविधान और आरक्षण, ये दोनों को लेकर काफी गुस्सा है नरेंद्र मोदी के प्रति। जो लोग रामटेक से वो लोग आए हुए थे, रामटेक सीट से बिलोंग करते हुए, उनका कहना था कि आरक्षण का जिस तरह से दमन करने की कोशिश हो रही है वो बहुत गलत है और महाराष्ट्र को इसका सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए वो नरेंद्र मोदी के प्रति काफी गुस्से में थे। एक बहुत अजीब बात सुनाई पड़ी। जो लोग यूपी से आए थे, उनका कहना था कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हटाना जरूरी है। उनका कहना था कि यूपी में योगी ने जो काम किया है, शायद उससे केंद्रीय नेतृत्व उनके बढ़ते प्रभाव से परेशान है और इस चुनाव के बाद हो सकता है योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। तो उनका कहना था कि ये जो राजपूत समाज है, जो बड़ा समाज है वहां पर, उसका कहना था कि अगर योगी को बनाए रखना है तो मोदी को हटाना पड़ेगा। अगर मोदी नहीं हटेंगे तो योगी भी हट जाएगी। ये एक अजीब सा इक्वेशन मुझे सुनाई पड़ा वहां पर। जो लोग गोरखपुर से आए थे उनका कहना था ये। तो ये अगर वहां काम कर रहा हो यूपी में, तो निश्चित रूप से भाजपा को बहुत बड़ा सेटबैक मिलने वाला है यूपी से। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो एक बात मैं आपको विधानसभा चुनाव के समय भी कहता था कि ओबीसी बहुत बड़ा फैक्टर है जातिगत जनगणना में। कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी बात तो स्थापित किया छत्तीसगढ़ में, लेकिन अपने ब्राह्मण उम्मीदवारों का टिकट नहीं काट पाई। और कांग्रेस का एक भी ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण खड़े किए थे, एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका था। इस बार छत्तीसगढ़ में उसको बीजेपी ने अपनाया है। बीजेपी की तरफ से 2 ब्राह्मण उम्मीदवार खड़े हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से 1 ब्राह्मण उम्मीदवार खड़ा हुआ है। अगर ओबीसी बात चलता रहा छत्तीसगढ़ में, तो आप मान के चलिए कि तीनों ब्राह्मण उम्मीदवार, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, तीनों ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव हार रहे हैं। एक भूपेश बघेल के सामने खड़े हुए हैं संतोष पांडे, एक ज्योत्सना महंत के सामने खड़ी हुई हैं सरोज पांडे, और एक बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के सामने खड़े हुए हैं विकास उपाध्याय। छत्तीसगढ़ ने ब्राह्मण उम्मीदवारों को, न केवल कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवारों को हराया था, बल्कि बीजेपी के भी जो बड़े चेहरे थे ब्राह्मण उम्मीदवारों में, उनको भी इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद हार का सामना करना पड़ा था। इसका एक साफ नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना या जातिगत वोट नहीं पड़ता है, उसको छत्तीसगढ़ ने गलत साबित किया था और जातिगत वोट पड़ा था। अगर वैसा ही वोट फिर पड़ा तो फिर छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर, जो 6 सामान्य सीटें हैं, सभी पर ओबीसी उम्मीदवार ही चुनाव जीतेगा। सिर्फ एक रायपुर ऐसी सीट है जहां पर दोनों पार्टी के सवर्ण उम्मीदवार हैं, वहां पर सवर्ण उम्मीदवार जीत पाएगा, बाकी सारी जगह ओबीसी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। जी बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि 3 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं छत्तीसगढ़ में और तीनों चुनाव हार सकते हैं। ट्रेंड के हिसाब से बता रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी, और ओबीसी का दबदबा कैसे बढ़ा है विधानसभा चुनाव में भी, और वही अगर कंटिन्यू रहता है तो वो उसी ढंग का रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ। और पहली दफा जब से छत्तीसगढ़ बना है उसके बाद से पहली बार आप देखेंगे कि शायद इस बार बीजेपी के सामने कांग्रेस अपनी मजबूती यानी मजबूत ताल ठोक पाए, क्योंकि अभी तक मैक्सिमम 2 सीटें कांग्रेस की रही हैं और इस बार उन सीटों को शायद बढ़ा पाए कांग्रेस, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ से। लेकिन क्या ये मुद्दे जन जन तक पहुंच चुके हैं? संविधान का मुद्दा जो है वो, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि क्या महिला आकर्षित हो रही हैं महिलाएं। जरा बिहार का तस्वीर समझना चाहता हूं धनंजय जी। अभी आप थोड़ी देर पहले बिहार के बारे में बता भी रहे थे। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 चरणों में, एक छोटा सा राज्य, 40 सीटें, 7 चरणों में चुनाव आयोग मतदान करवा रहा है। चुनाव आयोग के जो ट्रेंड आएंगे 9:30 बजे
बजे वो हम आप तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा आपसे समझूं कि क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो 1 लाख रुपए का है वो मुद्दा अंदर तक पहुंच गया है? क्या इन मुद्दों के साथ साथ चुनाव में जो संविधान और आरक्षण का मामला है ये भी पहुंचा है? आपकी, चूंकि बिहार में आप काफी घूम रहे हैं पिछले दिनों और देख रहा हूं कि लोगों से काफी बातचीत भी आपकी हुई है, उस आधार पर भी जरा बताइए, क्योंकि यहां से तस्वीरें जो हैं वो बंगाल की भी साफ होंगी, झारखंड की भी साफ होंगी, और महाराष्ट्र को तो आप नजदीक से देख ही रहे हैं। बिहार में आप ये समझिए कि ये जो जाति सर्वेक्षण हुआ, तो सबसे पहले बिहार में हुआ उस तरीके से जाति सर्वेक्षण, केवल जातियों की गणना नहीं हुई बल्कि उसका आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। 7-8 पॉइंट्स थे जिसकी वहां चर्चा हुई, किसने कितनी पढ़ाई की है, किसके पास जमीन है नहीं है, किसके पास स्कूटर है, किसके पास नौकरी है, वो तमाम चीजों की सर्वेक्षण है। और सर्वेक्षण होने के बाद ये भी पता है आपको 33% ऐसे परिवार निकले जो गरीबी रेखा से नीचे थे। थोड़ा सा और वो धनंजय जी तमाम, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, वो तमाम समाजों में है जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। अब मेरी आवाज सही आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही, बिल्कुल क्लियर जी। तो वो तमाम समाजों में है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, तमाम जातियों में गरीबी है। तो ये एक जो है बड़ा क्रांतिकारी काम मैं इसको मानता हूं कि आप जाति आधारित समाज बनाने के बजाय जो है आप गरीबी और अमीरी से समाज को देख रहे हैं। और राहुल गांधी ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया है, ये बहुत उपलब्धिजनक बात है। और राहुल गांधी ने जो घोषणा की, नीतीश कुमार ने भी घोषणा की थी कि हम जो है 2 लाख रुपया प्रति परिवार स्वरोजगार के लिए देंगे। वो कब देंगे, क्या होगा, उस पर अब नीतीश कुमार उस चले गए तो कहानी बदल गई पूरी की पूरी, आप जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसको लिया है, और चूंकि वो राहुल गांधी जिस पार्टी के नेता हैं वो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, देश की आजादी से उसका संबंध है, देश के नीति से संबंध है, देश के चरित्र से संबंध है, इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी जब महत्वपूर्ण होती है तो राहुल गांधी जब कह रहे हैं तो उनके कहने का अर्थ होता है। और अगर देश भर के 33% या जो 40% गरीब आते हैं या 25% गरीब आते हैं पूरे देश में, वो किसी जाति समाज धर्म के हों, अगर गरीब हैं तो उनको सरकार मदद करेगी, गरीबी रेखा से बाहर निकालेगी, ये बहुत बड़ी बात होगी और बहुत क्रांतिकारी बात है। क्रांतिकारी बात इसको इस तरह से देखिए कि नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते रहे कि कांग्रेस तो इतने जमाने से गरीबी हटा रही, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में गरीबी हटाई? 10 साल में उन्होंने तो ला दिया कि कांग्रेस पार्टी ने कभी फ्री में अनाज नहीं दिया, टोकन मनी के तौर पे लिया, 2 रुपये गेहूं, 3 रुपये चावल। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? और जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम जो अमीरों का इन्होंने कर्जा माफ किया, हम गरीबों का माफ करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, तो ये बहुत क्रांतिकारी बात है। और यहां से मुझे लगता है देश एक नई पटरी पे चलेगा, एक नए रास्ते पे देश चलेगा। ये जो 33% गरीबों को चिन्हित करने की बात है और उनको जीने के लिए महिलाओं को, उसमें देखिए गरीब के साथ महिला को टारगेट किया है कि उस परिवार की महिला को वो पैसे मिलेंगे। और वो बात कही है उन्होंने कि जो महिलाएं घरों में काम करती है उनकी कीमत नहीं होती है, अपने घर के अपने बच्चे को संभालती है, खाना पकाती है, घर संभालती है, लेकिन उसकी कीमत नहीं समझते लोग। तो 8,500 रुपया अगर प्रति महीना मिलेगा, 6,000 रुपया प्रति महीना गरीबी रेखा है कि जो आदमी 6,000 या उससे कम कमाता है वो गरीबी रेखा में आता है, गरीबी रेखा के नीचे आता है। तो 8,500 रुपया देने का मतलब वो गरीबी रेखा से बाहर हो गए वो लोग। दूसरी तरफ जो है जिस तरह से निजीकरण किया है नरेंद्र मोदी ने पूरी चीजों का, वो चाहे रेलवे हो चाहे और सारी चीजें हो, अब देख लीजिए ट्रेनों की हालत, पहले कभी ऐसे आपने हालत नहीं देखी होगी कि सेकेंड एसी में भीड़ भर जाती है और सेकेंड एसी में लोगों का चलना मुश्किल हो गया, फर्स्ट एसी में लोगों का चलना मुश्किल हो गया। ये क्यों हो गया? और आप गौर कीजिए कि आप उन ट्रेनों में जाइएगा तो ट्रेनों का मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि उनको तेजस चलाना है। तेजस उन्होंने प्राइवेट पार्टी को दिया है, रेलवे स्टेशन उन्होंने प्राइवेट पार्टी को दिया है, जो हवाई अड्डा है वो प्राइवेट पार्टी को दिया है, बंदरगाह जो है बेच दिया। तो ये तमाम चीजें जो की है इसका असर समाज पे, इसका असर हमारे जीवन पे लगातार पड़ रहा है।
अब क्या है कि लोगों को, जो आम आदमी है, उसको ये बात समझते समझते वक्त लग जाती है। लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, अब देख लीजिए, अगर 77 का दौर याद कीजिए तो 74 में 40 रुपया मेस का खर्च बढ़ गया था। मेस का, स्टूडेंट्स का 40 रुपया बढ़ा दिया गया था, 20% बढ़ाया गया था। और उसके बाद वहां आंदोलन हुए, वहां पे कई सारी चीजें हुई, और उसके बाद पूरे देश भर में वो आंदोलन फैला, और क्या हुआ वो हम सबको पता है। तो आज जो है महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि आम आदमी का जीना मुश्किल है। पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, क्या कोई सामान्य परिवार का बच्चा शहरों में रह के पढ़ाई कर सकता है? और पढ़ाई करके अगर डिग्री ले भी आता है तो क्या जॉब मिलेगा? अब जिसे राहुल गांधी जी ने चिन्हित किया, कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित किया कि 30 लाख रोजगार है, सरकारी वैकेंसियां हैं जिसको भरा नहीं गया केंद्र सरकार द्वारा, हम उसको भरेंगे। तो 30 लाख वैकेंसियां भरेंगी, और साथ में एक ऐड किया है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा उसमें। अब ये देखिए, समाज के लिए बड़ा क्रांतिकारी विचार है। ये इम्प्लीमेंट जिस दिन होगा उस दिन समाज, हमारा भारतीय समाज बदल जाएगा समाज। और बिहार में अगर देखिए तो वो दिखाई पड़ता है कि महिलाएं किस तरह से आज जो है हर क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र हो या शिक्षा के क्षेत्र में, जो नौकरियां दी गई, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दोनों को श्रेय जाता है उस बात के लिए कि जो 52% टीचर्स जो है वो लड़कियां बनाई गई। तो हम बचपन में पढ़ते रहे कि जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो जब एक स्त्री रोजगार पाती है तो पूरे परिवार को रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? और जब 8,500 राहुल गांधी देने की बात करते हैं तो पूरे परिवार को का जीवन यापन का साधन देने की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो चिंता आ गई है लोगों के पास कि वो आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जब प्राइवेट नौकरियां हो जाएगी, सब प्राइवेट कर दिया जाएगा, और जब 400 पार कर चले जाएंगे नरेंद्र मोदी और संविधान बदल देंगे, तो संविधान बदल देंगे तो फिर तो आरक्षण का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि संविधान में तो सब कर दिए जाएंगे कि जिसकी जितनी क्षमता है अपना आप मेरिट पे आधारित हो जाए। मेरिट पे जब करेंगे तो मेरिट पे शिक्षा बराबरी का तो होना चाहिए, सबके लिए बराबर शिक्षा होना चाहिए, सबके लिए बराबर जिंदगी होना चाहिए। एक आदमी एक कमरे के घर में रह रहा है अपने बच्चों परिवार के साथ, एक आदमी 15 कमरों के घर में रह रहा है अपने बच्चे और परिवार के साथ, दोनों को बराबर कैसे आके? तो ये जो पूंजी का जो असमान बंटवारा है वो भी चिंता का विषय है देश के। और राहुल गांधी जब कहते हैं कि हम सबको जीने लायक रोजगार देंगे, तो ये कहते हैं भैंस लेके जाएंगे। अरे भैंस लेके नहीं जाएंगे, वो जिनके पास भैंस नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास जीने के साधन नहीं है, उसको देने की बात कर रहे हैं। एक और बात मैं कहूंगा राजीव, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुसलमानों को आरक्षण देने को लेकर के लगातार ये भ्रम फैलाते रहे नरेंद्र मोदी खुद। बीजेपी के बाकी नेता करते हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, उनके पास कौन सी फाइल नहीं है? कोई फाइल है जो उनके पास नहीं है? नहीं है तो मंगवा करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अकबर जो है अपने साथ नवरत्न रखते थे, और अनपढ़ था अकबर, लेकिन अकबर ने जो शासन व्यवस्था चलाई नवरत्नों के माध्यम से, बड़ा क्रांतिकारी माना जाता है, भले इनको चिढ़ हो अकबर से। तो नरेंद्र मोदी जी को क्या ये नहीं पता है कि आरक्षण किसने लागू किया? क्या ये नहीं पता है कि पिछड़ों को जो आरक्षण दिया गया, उसमें जब बीपी सिंह की सरकार बनी उसने आरक्षण दिया, उसमें मुसलमान की कुछ जातियों को लाया गया। क्या इनको नहीं पता है कि आरक्षण धर्म के आधार पर ही दिया गया? अगर कहें कि धर्म के आधार पर, तो हिंदू दलितों को, हिंदू आदिवासियों को, हिंदू पिछड़ों को क्यों दे रहे हैं आप आरक्षण? क्या वो दलित वो जात धर्म के आधार पर नहीं है? तो अगर हिंदू के आधार पर आरक्षण करते, आप कहते हो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो ये धर्म के आरक्षण ईडब्ल्यूएस नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनाया और सवर्णों को आरक्षण दिया, वो किसने बनाया? तो वो क्या आधार पर नहीं है? और मैं बताऊंगा, गुजरात में आरक्षण पहले से लागू है, नरेंद्र मोदी के काल में भी लागू था, क्यों नहीं रोका उन्होंने? किस आधार पर रोकेंगे? जाति सर्वेक्षण की बात करते हैं, इनको डर लगता है, क्योंकि इनको पता है कि जातियों में जो चेतना आएगी तो फिर आरएसएस का पूरा विचार खंडित हो जाएगा, और आरएसएस का विचार फिर सत्ता में आने लायक बचेगा नहीं। और कांग्रेस ने बहुत सही समय पे मूव लिया कि कांग्रेस ने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय इस देश का जो है सदियों नहीं सहस्राब्दियों से मुद्दा है। समाज के नाम पे, जाति के नाम पे आपने जिस तरह से प्रताड़ित किया है लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? वो इतिहास में जो है क्या ये दर्ज नहीं है कि जो वहां के साम्राज्य तमिलनाडु के थे राजा, उन्होंने जो है किस तरह से महिलाओं को कहा था कि हम पिछड़ी जाति के महिलाओं से स्तन टैक्स वसूलेंगे? ये किस्सा बहुत पुराना नहीं है ना, 150-200 साल पुराना किस्सा है, अंग्रेजों ने इसको खत्म किया। तो वो कौन लोग हैं?
गरीबों के लिए यहाँ पे कितना प्यार है आरएसएस के मन में, ये सबको पता है। और आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की बात रहेगा तब तक डर लगता है, इनको लगता है कि बहुजन समाज एक हो जाएगा। और पूरे मैं बोलूं कि तमिलनाडु और केरल तो खैर बहुत जागरूक समाज है पहले से, उत्तर भारत में भी ये चेतना आई। और जो बता रहे थे अग्रवाल साहब की ये राजपूतों में ये आ गया है कि अगर ये नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ गए तो आदित्यनाथ चले जाएंगे, बिल्कुल बात, ये गांव गांव में बात फैल गई। और ये देखा गया क्योंकि जिस तरह से गुजरात में राजपूतों के खिलाफ पुरुषोत्तम रूपाला ने बोला, अब सच बोला झूठ बोला वो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बोला वो अपमानित करने की बात है। तो बार बार आप जो है जमीन से निकाल करके क्यों लाते हैं पुरानी चीजों, वो नहीं लाना चाहिए आपको। तो मैं देख रहा हूँ राजीव भाई, चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र भी सोशली बहुत जागरूक है। आप जानते हैं कि जितने सामाजिक सुधार महाराष्ट्र में हुए, वो आजादी से पहले की बात हो, आजादी के बाद की बात हो, और साहू महाराज हो, ज्योतिबा फूले हो या अम्बेडकर हो, इन तमाम लोगों की जब बातें आती तो सामाजिक चेतना जो है बढ़ी। और सामाजिक चेतना में सामाजिक न्याय का जो इशू आया है बहुत महत्वपूर्ण है। वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या गुजरात हो, गुजरात में भी सामाजिक चेतना बढ़ी है। और वहां भी लोगों को लगा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू के नाम पर आपको डरा रहा है और कह रहा है कि मुसलमान आपको खत्म कर देंगे, मुसलमान कब्जा कर देंगे। तो मूलतः हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, हम खतरे में नहीं है, इनकी गद्दी खतरे में। ये लोग गया। और संविधान और ये आरक्षण दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और दोनों मुद्दे गांवों में शहरों में काम करने लगे हैं, और यही बीजेपी के किनारे हो जाने की का संकेत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच जुड़ गई हैं हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। आप जानते हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी की, और इसके अलावा भी पूजा जी कई अलग अलग मसलों पर अपने स्वतंत्र विचार रखती हैं। अच्छी कवियत्री भी हैं पूजा जी, इनका परिचय मैं दे रहा हूं, और सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं। पूजा जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा आज चुनाव का दिन है, और तीसरा फेज, 2 फेज के मतदान हो चुके हैं, और जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ दोनों फेज में चुनाव में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस बीच चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठती रही हैं। चुनाव आयोग ने आज अपने टर्न आउट जो ऐप है उसमें कुछ परिवर्तन किया है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। 11 दिनों के बाद चुनाव आयोग पहले और दूसरे फेज का पूरा का पूरा डाटा देता है, जिसमें 6% का अंतर दिखाई देता है। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। और इन सब के बीच आज का ये तीसरा फेज कितना इंपॉर्टेंट है ये आप भी समझ रही हैं, हम भी समझ रहे हैं, हमारे दर्शक और देश की जनता समझ रही है। मुद्दों की बात में सबसे बड़ी बात आपका जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, वो मैनिफेस्टो शुरुआती पहले दिन से ही चर्चा में है, और चर्चा में आप लोग जितना नहीं बनाए उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी बना चुके हैं, बीजेपी बना चुकी है। उसी मैनिफेस्टो में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो आप लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते रहे। और राहुल गांधी जी को देख रहा हूं, आप लोगों को देख रहा हूं, लगातार उन बातों को पहुंचा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की के लिए 1 लाख रुपए की बात, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, बहुत सारी बातें उसमें हैं। उस मैनिफेस्टो में हमेशा जब कार्यक्रम करता हूँ मेरे टेबल पे ही पड़ा हुआ है, तो इसको मैं बार बार दिखाता भी हूँ। लेकिन ये सारी बातें, इन सब के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आप लोग शायद जन जन तक पहुंचा चुकी हैं, और उसमें भी आप लोगों से ज़्यादा आपका जो प्रतिद्वंदी दल है यानी बीजेपी वो पहुंचा चुका है, और वो है कि संविधान हम बदल देंगे, आएंगे तो संविधान को बदलेंगे हम। ये बात ये लोग कहते रहे हैं। आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बात भी होती रही है। क्या आपको लगता है कि तीसरा फेज जब आज तीसरे फेज में जब लोग जाके अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वैसे में इन मुद्दों को आप लोग वहां तक पहुंचा चुके हैं जहां से आज, क्योंकि आज के बाद 283 सीटों पे पूरी वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, और जीत के लिए, सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। इसमें कितना आपको एज दिखाई देता है, और क्या मुख्य मुद्दे आप पहुंचा चुकी हैं, और इन मुद्दों के आधार पर जनता क्या कुछ कर रही है? थोड़ा आपका नजरिया इस पे। राजीव जी, पहले तो सभी को मैं आग्रह करूंगी कि वो बाहर निकलकर वोट करें। लोकतंत्र का उत्सव है और हमारी भागीदारी सबसे जरूरी है। इस देश की हर तोड़ने वाली ताकतों को जवाब देने के लिए आपको अपने वोट की चोट करनी पड़ेगी। जहां तक आप बात कर रहे हैं, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड फेज को देखें तो प्रधानमंत्री जी दिन ब दिन फिसलते जा रहे हैं, और उनकी इस तरीके की भाषा हो गई है, इस तरीके से हड़बड़ा रहे हैं, इस तरीके से सकपका रहे हैं
कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उसके अगले दिन से प्रधानमंत्री ने अपने सारे राजनीतिक रैलियों, उनके सारे फ्रंटलाइन लीडर्स ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे अटैक करना शुरू कर दिया। पहले वो मटन मछली की बात करते हैं, फिर वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, फिर वो मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन कहते हैं, फिर कहते हैं कि आपकी एक भैंस खोल के मुसलमानों को दे देंगे, आपका घर का सेविंग्स उठा के मुसलमानों को दे देंगे, फिर इनहेरिटेंस टैक्स की बात होती है। अब आप देखिए, इन्होंने शुरू किया था कि हम 400 पार 400 पार। अब 400 पार का नारा बिल्कुल गायब हो चुका है पब्लिक डिस्कोर्स से। अब ये आरक्षण पर एक बैकफुट लेके खेल रहे हैं। मेरी मेमोरी में, और जैसा कि मैं डीबी लाइव में पहले भी आई हूँ और जहाँ पे सारे सीनियर पत्रकार बताते हैं जिन्होंने बहुत सारे इलेक्शंस को कवर किया है, करीबी से देखा, ये पहली बार हो रहा है कि विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया है और सरकार बैकफुट पे चल रही है। आप अपने मैनिफेस्टो की एक बार जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो 76 पेज का मोदी जी का ग्लोरीफाइड फोटो एल्बम है और कुछ नहीं है। उसमें अगर बात करें तो उसमें मोदी जी 17 बार आते हैं पर नौकरियां 2 बार आती हैं। सोशल जस्टिस की कोई बात नहीं है। और जहां अगर वहीं हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो वहां मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है, पर मोदी जी का जो भाषण है राजनीतिक रैलियों में, वो मुसलमानों से शुरू होकर मुसलमानों पर खत्म होता है। इलेक्शन कमीशन की भी भूमिका बहुत संदेह में है, क्योंकि जब 7,800 लोग इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं मोदी जी की इस नफरती स्पीच के लिए, तब जाके इलेक्शन कमीशन नड्डा जी को नोटिस दे देता है, उसके अलावा चुप है। आप भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के ऑफिशियल हैंडल से देखिए, कितना घटिया, कितना निम्न स्तर का एक वीडियो मुसलमानों को टारगेट करता हुआ किया था, पर उस पर इलेक्शन कमीशन बिल्कुल चुप है। ये वही मोदी जी हैं जो न सिर्फ हमारे मैनिफेस्टो को दिन रात सोते जागते गाली देते हैं, यही मोदी जी 16 अप्रैल 2024 को एक मास रेपिस्ट प्रज्वल रवन्ना के साथ कैंपेन करते हैं और कहते हैं कि आपका एक वोट जब रवन्ना को देंगे तो आप नरेंद्र मोदी को शक्ति देंगे। तो इस जो पूरा जो चुनाव है, ये जो पूरा चुनाव है, या घूम रहा है पहला कांग्रेस मैनिफेस्टो के लिए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो हमारे स्टार कैंपेनर हो गए हैं। वो पॉइंट एक एक पॉइंट उठा के गलत बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और उसको फिर हम नहीं, जनता ही काउंटर कर देती है। मैं बीच में यूपी में ट्रैवल कर रही थी, मैंने बड़ी औरतों को देखा कि कौन मंगलसूत्र छीन रहा है। हमारा 60 साल में कांग्रेस ने तो कभी मंगलसूत्र छीना नहीं, अब क्या मोदी जी फालतू बात कर रहे हैं। एक बहुत ही राइट विंग लीनिंग न्यूज चैनल के डिबेट में गई थी, जिसमें उन्होंने सर्वे किया था 8,000 या 10,000 औरतों का। उसमें 70% महिलाएं कह रही हैं कि मोदी जी मंगलसूत्र की बात भी कुछ भी अकर बकर कर रहे हैं। तो जिस तरीके से मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी आज अपने विजन नहीं देते। मोदी जी ये नहीं कहते कि जो अकूत बेरोजगारी फैली हुई है देश में, उसके लिए उनका क्या विजन है। मोदी जी ये नहीं कहते कि किसानों को हम एमएसपी का प्रॉमिस कर रहे हैं। मोदी जी ये नहीं कहते कि जो चीन हर दिन हमारी सीमाओं के अंदर घुस रहा है, लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके लिए उनका क्या एक्शन प्लान है। मोदी जी का महिला सुरक्षा, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो अंकिता भंडारी का उत्तराखंड में हो, चाहे वाराणसी का गैंग रेप हो, चाहे प्रज्वल रवन्ना के 300 के करीब वीडियोस हो, मोदी जी उस पर कोई विजन नहीं देते। पर मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को दिन ब दिन काउंटर कर रहे हैं, और मुझे लगता है इससे विपक्ष से ज्यादा जो काउंटर जनता की तरफ से आ रहा है। आज चाहे रूपाला जी के राजपूत का जो पूरा मूवमेंट खड़ा हो गया है भाजपा के खिलाफ, और आज एक हर वर्ग में लोग ये समझ रहे हैं कि इनको 400 क्यों चाहिए। 272 पे जब सरकार बन जाती है, इन्हें चाहिए संविधान में बदलने के लिए। और ये संविधान में क्या बदलना चाहते हैं? हम सबके सामने आरएसएस का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने खुला हुआ है कि आरएसएस बेसिकली आरक्षण विरोधी है। उन्होंने पहले भी किया है कि आरक्षण का टाइमली रिव्यू होना चाहिए। उन्होंने पहले भी कहा है कि जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए। और ये आरएसएस के मोहन भागवत से लेके हर किसी ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो मुझे लगता है कि इनके 400 पार के पीछे आरक्षण का ही आरक्षण विरोधी चेहरा है। लेकिन अब मोदी जी जो हकबका की जो हर जगह कह रहे हैं ना कि आरक्षण नहीं करेंगे, बाबा साहब भी आ जाएंगे तो कोई मेरे रहते रहते आरक्षण नहीं खत्म कर सकता, यह उनकी काउंटर रिएक्शन है। और इसको जनरेट किसने किया? इसको इन्हीं लोगों ने किया, चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो। हर कोई यही कह रहे हैं कि देखिए हमें संविधान को चेंज करना है। अब क्या चेंज करेंगे संविधान में? आप देश को खुले बता दीजिए। या तो प्रधानमंत्री जी उनके खिलाफ एक्शन ले, ये इनके लोकसभा के कैंडिडेट हैं जो ऐसा कह रहे हैं, या तो प्रधानमंत्री जी या कहेंगे आरक्षण बाबा साहब के आने के बाद भी चेंज नहीं हो सकता, या हम नहीं करेंगे, या फिर इनके खिलाफ एक्शन ले, पर ये दोगलापना ना दिखाएं। और जिस तरीके से झूठ, फरेब, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, हर चीज फैला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के पद को गरिमा नहीं देता। वहीं आप देखिए, इन्होंने मंगलसूत्र का पूरा डिस्कोर्स किया, 4-5 दिन करते रहे
प्रियंका जी की एक रैली हुई जब उन्होंने इस देश को अपनी माँ के मंगलसूत्र का और शहादत का किस्सा सुनाया, उसके बाद से मंगलसूत्र डिस्कोर्स से बाहर हो गया। मुझे लगता है कि प्रियंका जी एक बार कहती है, वो 2 दिन से शहजादा शहजादा कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि ये शहजादा आप जिसे कह रहे हैं वो 4000 किलोमीटर पैदल चला है, लोगों की सुना है, और आप जो सफेद कपड़ों में रहते हैं, झक मेकअप में रहते हैं, वो वीडियो भी याद है जब बच्चे रैलिंग के पीछे उनसे ऐसे कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, और एक बच्ची भूख का इशारा कर रही थी,